नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, लोकसभा चुनाव अब खत्म होने को है। 1 तारीख को आखिरी मतदान है और कल 6वें दौर का मतदान खत्म हो चुका है। अब केवल एक ही चरण का चुनाव यानी कि बाकी है और इस 7वें चरण से पहले ही तस्वीर साफ हो गई है कि अब की बार किसकी सरकार देश में बनने जा रही है। जी हां, पूरा पर्दा तो 4 जून को ही उठेगा, लेकिन उससे पहले देश का माहौल बता रहा है कि इस बार बीजेपी की सीटें गिर गई हैं और इसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी खुद हैं। मोदी के भाषणों से अब बीजेपी को नुकसान होने लगा है। पहले तो मोदी झूठे तर्कों के आधार पर कांग्रेस को घेर रहे थे, लेकिन बिहार में जब से मुजरा वाला बयान उन्होंने दिया है उसके बाद से बीजेपी की रही सही साख भी मुश्किल में पड़ गई है। इसीलिए राहुल गांधी ने भी लिखा है कि मोदी की भाषा और बीजेपी की सीटें दोनों गिर रही हैं। इस ट्वीट को देखिए। मोदी की प्रधानमंत्री की भाषा की गरिमा और भाजपा की सीटें दोनों ही लगातार गिर रही हैं, ये कह रहे हैं, गिरती चली जा रही हैं, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। आप जानते हैं कि 7वें चरण में इस बार जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें मोदी की वाराणसी सीट भी शामिल है और यहां कल जिस तरह प्रियंका गांधी और डिंपल यादव के रोड शो का नजारा रहा उससे अभी थोड़ी देर पहले अभी जरा दिखाइए वहां का जो नज़ारा था वाराणसी का, उस नज़ारे को भी आप देखेंगे तो वाराणसी में डिंपल यादव और प्रियंका गांधी दोनों थे। कल रोड शो उन्होंने किया और उससे मोदी और घबराए हुए लग रहे हैं। इस घबराहट में मोदी ने एक और बयान आज दिया है जिसमें 80 करोड़, उन्होंने कहा है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने का एहसान जताते हुए दरअसल कहा है कि ये पुण्य का हिसाब है और पुण्य का हिसाब आपको उसका जवाब देना होगा, यानी कि वोट दीजिए। आइए जरा सुन लीजिए। 80 करोड़ लोगों को आप अनाज दे रहे हैं और पुण्य का काम कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं और उसके बदले में आप क्या मांग रहे हैं, तो वोट मांग रहे हैं। यानी कि आप 80 करोड़ लोगों को अनाज देके क्या उन लोगों को आपने खरीद लिया है, ये कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी। जरा सुनिए। आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है, मुफ्त राशन मिलता है, तो वो आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते हैं? आपको पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन अगर आपने वोट नहीं दिया होगा तो वो पुण्य आपके खाते में जमा होगा क्या? तो साफ साफ आपने सुन लिया। नाक ऐसे सीधे ना पकड़ के घुमा के पकड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी और कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है कि नहीं मिलता, मुफ्त राशन मिलता है कि नहीं मिलता, और 80 करोड़ लोग क्या आपको आशीर्वाद नहीं देते। और ये 80 करोड़ लोग अगर आपने वोट नहीं दिया, जिनको कि मुफ्त में राशन मिल रहा है, तो क्या आप गलत काम कर रहे हैं या सही काम कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं कि पाप का काम कर रहे हैं? इस भेद को बताने की कोशिश यहां नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अपने चुनाव से पहले मोदी ने एक और गलत कदम उठा लिया है, इसीलिए अब उनके वापस गुजरात लौटने की बातें कही जा रही हैं। और अब तो मोदी के नए नवेले पलट के फिर से साथी बने पलटू राम नीतीश कुमार ने उनके फिर से मुख्यमंत्री बनने की बात कह दी है। क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार ने, जरा उसको भी सुन लीजिए। सुनिए जरा नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। और आप जानते हैं दोस्तों, ये कह रहे हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर से मुख्यमंत्री बने। भले ही इनकी जुबान फिसल गई हो, लेकिन बात कहीं ना कहीं ये सच ही कहते रहे हैं और सच ही कह रहे हैं नीतीश बाबू। खैर, बिहार में एनडीए खस्ता हाल हो चुका है और अब एनडीए नेताओं के हाल भी खस्ता हो रहे हैं और उसी की एक बानगी अभी आप देख रहे थे। वहीं इंडिया गठबंधन के नेता मोदी और बीजेपी को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने आज खटाखट अंदाज में मोदी को वापस भेजने की बात कही है। देखिए प्रियंका गांधी का यह चुटीला अंदाज जरा। खटाखट खटाखट खटाखट, क्या मोदी जी को रास्ता दिखा दे? खटाखट खटाखट खटाखट। खटाखट खटाखट खटाखट,
क्या मोदी जी को रास्ता दिखा दे? खटाखट खटाखट खटाखट। तो सुन रहे थे आप, दरअसल राहुल गांधी का बोला गया ये खटाखट शब्द इस लोकसभा चुनाव में काफी पॉपुलर हो गया है। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता अब खटाखट, टनाटन, रटारट, सफाचट ऐसे तमाम शब्द बोलकर बीजेपी की पतली हालत का इजहार कर रहे हैं। और वहीं पर राहुल गांधी ने आज दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के ऊना में इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले की याद लोगों को दिलाकर मोदी राज के भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी है। आइए जरा सुनते हैं नरेंद्र मोदी के लिए जो वचन हैं, सुवचन ये राहुल गांधी के, उसे सुन लीजिए। सारे के सारे भ्रष्ट लोग बीजेपी चले गए। हालात यह है भाइयों और बहनों, जो हमारे यहां से निकल के गए हैं ना, पंजाब में, महाराष्ट्र में, किसानों से वो भागकर दौड़ रहे हैं, सामने नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि सारा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के सेंटर है, एपी सेंटर है। नरेंद्र मोदी जी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाए, कहते हैं राजनीति को साफ करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाए। अच्छा, अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाए तो जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार को डोनर्स के नाम बता देने चाहिए, आप डोनर्स के नाम बता क्यों नहीं रहे हो? आपने छुपाया क्यों है? भाइयों और बहनों, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मैं आपको समझा देता हूं। कंपनी पर दबाव लगता है, सीबीआई ईडी की इंक्वायरी होती है, कंपनी बीजेपी को रिश्वत देती है, सीबीआई इंक्वायरी, ईडी इंक्वायरी बंद हो जाती है। यह है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। हफ्तेबाजी है, एक्सटॉर्शन है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन स्कीम नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया हिंदुस्तान पर। यह सच्चाई है, और यह सच्चाई पूरा देश अब बहुत अच्छी तरह समझ गया है कि नरेंद्र मोदी जी अदानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए काम करते हैं, किसान, मजदूर, बेरोजगार युवाओं के लिए काम नहीं करते। तो यहां तमाम बातें यहां रखते हुए, किसान, मजदूर, बेरोजगार, इन सब की बात रखते हुए, अदानी अंबानी की बात रखते हुए, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात रखते हुए, भ्रष्टाचार की बात रखते हुए, यहां पर राहुल गांधी आज हिमाचल प्रदेश के ऊना में, और वहीं इधर अखिलेश यादव ने भी आज एक ट्वीट करके बताया है कि बीजेपी ने केवल लाभार्थी बनाए हैं। इंडिया गठबंधन की योजना अति लाभार्थी वर्ग बनाने की है। अति लाभार्थी कह रहे, सुनिए यहां पर देखिए इस ट्वीट में, भाजपा ने लाभार्थी बनाए हैं। इंडिया गठबंधन दोगुना मुफ्त राशन देकर और महिलाओं व बेरोजगारों को 1-1 लाख रुपए और 30 लाख नौकरियां देकर एक अति लाभार्थी वर्ग बनाने जा रही है। गरीबों, मजदूरों की इंडिया गठबंधन सरकार देश की दबी कुचली, शोषित, वंचित और सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर आम जनता के लिए ऐसे बदलाव लाएगी जिसका फायदा देश की 95% आम जनता को मिलेगा। लगातार झूठ बोलने वाली भाजपा पर अब न तो जनता का विश्वास है और न ही भाजपा से जनता को कोई आस है। अमीरों की कठपुतली भाजपा सरकार ढह गई है। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। एक थी भाजपा, कभी नहीं चाहिए भाजपा, इंडिया की जीत, गरीब की जीत, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव पहले भी बीजेपी को 140 सीटों तक समेट चुके हैं और अब वो बता रहे हैं कि अमीरों की कठपुतली बीजेपी सरकार गिर गई है, यानी अब भविष्य इंडिया गठबंधन का है। 7वें चरण से पहले बीजेपी की विदाई की ये भविष्यवाणियां मोदी को क्या और परेशान कर देगी? क्या अगले 4-5 दिनों में मोदी की भाषा और बयानों में निम्नता का नया स्तर देश देखेगा? क्या अब की बार नहीं बनेगी बीजेपी की सरकार? आइए इसी पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कल्पना सोरेन, जी हां, आपने नाम तो सुना ही होगा, कल ये भाषण भी आपने सुना था। कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की पत्नी हैं और मोर्चा पूरा झारखंड में उन्होंने संभाल रखा है और इनकी पार्टी जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा है जो सरकार में है और वहां इंडिया की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार है जिसमें कांग्रेस पार्टी भी मजबूती के साथ है। कल्पना सोरेन ने जो आज खटाखट की राजनीति में जो राजनीति में जो खटाखट शब्द है उसका इस्तेमाल करते हुए भाषण दिया है, जरा उसको भी सुन लीजिए। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं कल्पना सोरेन।
तो बांग्ला में यहाँ भाषण दे रही हैं, बोल रही हैं कि उतना बांग्ला तो उतनी बांग्ला मुझे नहीं आती है ये भाषा, लेकिन फिर भी जितना ये बोल सकती हैं उतना ये कहते हुए और खटाखट 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 और खेला वो बे कह रही हैं यहाँ सीधा सीधा कल्पना सोरेन। तो कल्पना सोरेन हो या प्रियंका गांधी और उधर तेजस्वी यादव, वो भी लगातार हमलावर रहे हैं। तेजस्वी यादव की भी एक बाइट आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तमाम साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊंगा। तेजस्वी यादव को जेल भेजने की बात कल कह दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तेजस्वी यादव उसके बाद कल भी उन्होंने प्रेस को संबोधित किया था, आज भी उन्होंने प्रेस को संबोधित किया। प्रेस को संबोधित करते हुए आज क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी को तो हमने चिट्ठी लिखा है और तथ्यों की जानकारी दी है, थोड़ा ज्ञान वो भी वृद्धि कर ले इन तथ्यों को देखते हुए। यहाँ आ करके खाली झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ का पर्दाफाश हो गया। सबूत के साथ भेजे, थोड़ा ज्ञानवर्धन कर ले प्रधानमंत्री। और यहाँ आ करके हमको धमकी दे रहे कि जेल भेज देंगे। ये कोर्ट से ऊपर हो गए हैं क्या? ये तो ये साबित हो गया कि एजेंसियां इनके हाथ में, जिसको मन करेगा उसको भ्रष्टाचारी बना देंगे, जेल बंद कर देंगे। और जिसको नहीं मन किया, जैसे महाराष्ट्र में केस खत्म करा दिया, मंत्री बना दिया। यही काम है प्रधानमंत्री का, खिलौना बना दिए क्या एजेंसी को प्रधानमंत्री ने? कहने का तात्पर्य तो यही है कि सीबीआई ईडी प्रधानमंत्री का कठपुतली है, खिलौना है। जांच एजेंसी का कोई वैल्यू नहीं है, जांच होती ही नहीं है। खाली प्रधानमंत्री का मन किया, इसको उठा लो, उसको छोड़ दो, इसको उठा लो, उसको छोड़ दो। यही काम है प्रधानमंत्री का। सारे हमारे संवैधानिक संस्थानों को बर्बाद कर दिया इस व्यक्ति ने। ये बिहार है। और नौजवान जो नौकरी देने की बात करता है, आप उसको जेल भेजने की बात करते हैं। जिसने नौकरी दी उसको जेल भेजने की बात करते हैं। इतना नफरत है इनको युवाओं से, इनको इतना नफरत है नौकरी देने से। ये साबित हो गया। नौकरी को लेके आपने जो बात कही थी, प्रधानमंत्री ने कहा है कि नौकरी तो देगा लेकिन जमीन फिर से लेगा। अच्छा, किसका जमीन ले लिए? 5 लाख में से कह रहे हैं कि एयरपोर्ट के बगल में ही जमीन। अरे 5 लाख नौकरी मिला ना, किसका लिए है? जरा आदमी खड़ा कर दो। ये सब फालतू का बात, यहाँ कुछ पच नहीं रहा बोलने के लिए। 10 साल कुछ किए नहीं। भाइयों बहनों, क्या किया भाई और बहनों के लिए या मित्रों के लिए? क्या किया? यहाँ आके बकैती करने से नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी, काम का हिसाब देना पड़ेगा। एक नौजवान 34 साल युवा बिहारी से डर गए। हिसाब दो, हिसाब। मुख्यमंत्री का कहना है कि चुनाव के बाद 1 लाख नौकरी देंगे और विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख जो नौकरी का वादा था वो पूरा हो। वही प्रक्रिया थी जो हम करके आए हैं। तो असंभव है। कहाँ से लाएगा? अपने बाप के पास से लाएगा? संभव कैसे हो गया मुख्यमंत्री जी? तेजस्वी ने कुछ सिखाया, कुछ बताया, उसी के पैटर्न पे चल रहे हैं ना। वो तो छोड़ो, आज का जो जानता भी नहीं था वो बोल रहा है कि हम दे देंगे। समझ रहे हैं? ये है तेजस्वी की ताकत, ये तेजस्वी की ताकत है। तो आप तेजस्वी की ताकत ये सुन रहे थे और तेजस्वी यादव अपनी बात यहां रखते हुए और बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए और प्रधानमंत्री पर सीधा वार करते हुए। तो प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान करना चाहते हैं उधर नीतीश कुमार और इधर तेजस्वी यादव जो बातें कह रहे हैं। तो ये बिहार की बात, लेकिन बिहार से बाहर आप देख लीजिए, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर तरफ प्रधानमंत्री पर सीधा वार है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपनी भाषा की मर्यादा को तार कर रहे हैं। जितना नीचे निचले स्तर पर उनकी भाषा आ रही है, उसी हिसाब से क्या उनकी पार्टी की जो सीटें हैं वो भी गिर रही हैं। तो क्या 4 जून की तस्वीर साफ हो गई है? अब की बार किसकी बनने वाली है सरकार? आइए इसकी चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। हमारे साथ देखिए इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम कुमार जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुकेश कुमार सिंह साहब, हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल लाल जी, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पाचपुर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी
शुभ चिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। प्रेम कुमार जी, सीधे आपके पास आना चाहता हूं। भाषा की मर्यादा का ख्याल रखने के लिए उधर राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन ये चुनाव छठवें फेज के बाद अब साफ साफ एक दिशा जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी की भाषा पे कल से हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। भाषा के निचले स्तर पर नरेंद्र मोदी का आना क्या कहता है, और यहां से यह भी समझना चाहता हूं कि क्या अब नरेंद्र मोदी अपनी ही पार्टी के लिए मुसीबत बन गए हैं। राजीव जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। भाषा की मर्यादा को लेकर के, भाषा की मर्यादा इस बार विपक्ष ने मौका दिया ही नहीं, और बहुत शानदार तरीके से 6 चरण बीते हैं, और कम से कम विपक्ष के किसी नेता को भाषा को लेकर के बहुत चर्चा नहीं बनी है। थोड़ी बहुत चर्चा बनी थी तो वो सैम पित्रोदा के बयान पर बनी थी, लेकिन इसके अलावा और उदाहरण हमें नहीं देखता जिस पे चर्चा हुई। दूसरी तरफ भाषा को लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने लगातार नए नए कीर्तिमान बनाए। कभी लगा कि वो जानबूझकर कह रहे हैं, कभी लगा कि अनजाने में कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में कोई बयान हुआ नहीं। सबके सब सुनियोजित तरीके से उन्होंने बयान दिए। और हम तो ये कहेंगे कि आज नीतीश कुमार ने जो बात कही है, देखने से तो ऐसा लगता है कि जैसे वो हास्य हो, उनकी गलती से मुंह से निकल गया हो, लेकिन नहीं। आप पूरा वीडियो अगर उसको देखेंगे तो नीतीश कुमार जब बोलते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री बने, देश का विकास करें, और इस तरह से आगे एक लाइन और बोलते हैं, तब बगल में बड़ा खड़ा व्यक्ति जब उनको याद दिलाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री तो हैं ही नरेंद्र मोदी, यानी उनको पता है कि हैं, फिर भी वो कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बन जाएं। तो मैं इसको यूं ही नहीं कह रहा हूं, ये एक तरह से संकेत है। नीतीश कुमार की टैक्टिस है, वो हमेशा इसी तरीके से संकेत देते हैं, भोला बन करके, लेकिन उनको जो कहना होता है कह देते हैं। ये संकेत है कि आने वाले समय में अगर क्या निश्चित रूप से 4 जून को जब सरकार बदल रही होगी तो नीतीश कुमार सबसे पहले व्यक्ति होंगे जो एनडीए गठबंधन छोड़ेंगे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण दिख रहा है। और अब इसकी पूरी एक तरीके से बीजेपी ने अपने आप को जनता के सामने एक्सपोज किया। बीजेपी के पास आज आप देखेंगे, एक और बयान का मैं जिक्र करते हुए आ रहा हूं, वो संजय सिंह सीएसडीएस वाले, आज उनकी एक नई बाइट आई है, कह रहे हैं कि 400 पार तो नहीं। संजय कुमार हैं, संजय कुमार, हाँ क्षमा कीजिए, संजय कुमार ने कहा कि 400 तो नहीं होगा, 300 भी नहीं होगा, क्योंकि 300 जैसा माहौल जो 2019 में था वो माहौल इस बार है ही नहीं। न पुलवामा है, न राष्ट्रवाद है, न कोई नेशनल नैरेटिव है, तो वो माहौल कैसे रिपीट हो सकता है। इसलिए 300 भी नहीं होगा। तो अब हर स्टेट में जहां जैसे है उस हिसाब से चुनाव परिणाम आएंगे। यानी जो व्यक्ति आज तक मैं केवल संजय कुमार जी की बात नहीं करता, ये व्यक्तिगत बात नहीं है, देश की सारी एजेंसियां जो आए दिन चैनल पर बोल रही थी, 400 पार के नारे लगवा रही थी, अपने पूरे सर्वे का, अपना पूरा करियर का दांव लगा करके दावा कर रही थी, जो सर्वे एजेंसियां और उनके प्रमुख लोग, उन लोगों ने पूरे देश को धोखा दिया है। और आखिरी समय में वो अपने बयान बदल रहे हैं। जब 4 जून नजदीक है, ये चुनाव का माहौल बनाने में आपने गलत तरीके से नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी का साथ दिया, और आज आप जुबान बदल रहे हैं। तो ये चीजें साफ हुई हैं, और यही कारण है कि हर चुनाव चरण के बाद, पहले के बाद, दूसरे के बाद, नरेंद्र मोदी जी को लगा हम ये बोल देंगे तो शायद जनता खुश हो जाएगी, हम ये बोल देंगे तो जनता खुश हो जाएगी, और उनको आता है सिर्फ डिविजिव पॉलिटिक्स करना। मुस्लिम लीग मैनिफेस्टो बोल दिया, मंगलसूत्र बोल दिया, भैंस ले जाना बोल दिया, इस तरह से एक के बाद एक बोलते गए, और हर बार जनता ने बढ़ चढ़ करके मोदी सरकार के खिलाफ वोट किया। यहाँ तक कि जो 6ठे चरण में और जो आने वाला चरण 7वां है, जो बहुत बीजेपी के लिए मुफीद चरण था, सबसे ज्यादा सीटें जीत रही थी,
छठे चरण में तो कांग्रेस की एक भी सीट नहीं थी 2019 के मुकाबले, लेकिन इस बार छठे चरण में सबसे ज्यादा सीट अगर किसी पार्टी की हो रही है तो वो कांग्रेस पार्टी की हो रही है, पूरे देश के पैमाने पर मैं कह रहा हूं छठे चरण में। तो ये जो स्थिति बनी है, इसके हिसाब से उनका कॉन्फिडेंस है नरेंद्र मोदी जी का, वो कॉन्फिडेंस खत्म होता चला गया है और आज इस स्तर पर आ गया है कि आप हास्यास्पद लगता है भाई। उसके बाद वो अवतार बने, अविनाशी बने, तमाम चीजें बने, हम कितनी और क्या बात याद दिलाएं। उन्होंने इतने सारे 71 इंटरव्यूज दिए, मैंने हिस्ट्री में कभी किसी प्रधानमंत्री ने टेलीविजन चैनल में इतने सारे 71 की संख्या में इंटरव्यूज नहीं दिए। वो इतने इंटरव्यूज दिए और ये सुनियोजित तरीके से दिए कि जिस दिन चुनाव हो रहा हो, मतदान हो रहा हो, उस दिन इंटरव्यूज चले और सुबह से शाम तक नरेंद्र मोदी की चर्चा होते रहे। लेकिन इसके बावजूद जनता ने टीवी देखना बंद कर दिया, सुनना तो छोड़ दीजिए, टीवी देखना बंद कर दिया और जाकर के मोदी सरकार के खिलाफ वोट किया है। और ये प्रचंड, ये राजीव जी, मैंने तो ओपन कह रखा है कि इंडिया गठबंधन को 307 सीटें आ रही हैं और बीजेपी गठबंधन एनडीए को 204 सीटें आ रही हैं। जब मैं कह रहा था तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये तो यूं ही कह रहे हैं, लेकिन अब वो बड़े बड़े एजेंसियां जो झूठा उल्टा दावा कर रही थी वो अपने आप को करेक्ट करने लगे। मैं तो 4 जून तक अपने आप को कोई करेक्शन नहीं देखता और निश्चित रूप से ये सरकार जो है जा रही है। मैं तो बाय बाय राहुल गांधी बहुत पहले कह चुके हैं, लेकिन मैं आपको छठे चरण में तो बीत चुका है, 7वां की जरूरत भी नहीं है। बीजेपी सत्ता से बाहर हो चुकी है। राजीव, बीजेपी सत्ता से बाहर हो चुकी है बकौल प्रेम कुमार जी। 307 सीटें प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को और 204 सीटें बीजेपी को आ रही हैं प्रेम कुमार जी के अनुसार। और इनकी बातों में दम इसलिए भी नजर आता है क्योंकि जो सर्वे एजेंसियां हैं उनके जो मालिकान हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड सेफोलॉजिस्ट कहते हैं, वो भी अपने आंकड़े धीरे धीरे कम कर रहे हैं। 400 के इर्द गिर्द सीटें देने वाले अब 300 भी नहीं और 272 के आसपास भी नजर नहीं आते हैं। तो क्या कहा जाए। 2 लोग इस बीच बड़ी तेजी से सामने आए थे। एक प्रशांत किशोर, जिनके बारे में चर्चा करना बेकार है क्योंकि वो सेफोलॉजिस्ट नहीं है, मैनेजर हैं, लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर का जिक्र इसलिए करना जरूरी है क्योंकि हर बार वो उछल के आते हैं और कुछ से कुछ आंकड़े बता करके और एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका चेहरा जो है वो इतना ज्यादा चमक चुका है इस मीडिया में, इसीलिए। लेकिन आपको याद होगा कि चाहे वो हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो चुनाव जो है वो तेलंगाना का हो, जिसमें वो कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार बन रही है या उधर बीआरएस की सरकार बन रही है तेलंगाना में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही सवाल तो पूछा था करण थापड़ ने, पानी पीने लगे प्रशांत किशोर ने। और उसके बाद एक और नए नवेले आए हैं जिनका नाम है योगेंद्र यादव जी। बोलने में, उनका नाम लेने में मुझे कोई गुरेज नहीं है क्योंकि वो भी पहले कुछ और कर रहे थे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, सब में साथ साथ चले, लेकिन अचानक वो बदल गए। उनको भी लग रहा है कि नहीं जी, उसके आसपास तो बीजेपी आ रही है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। और लेकिन जो लोग सेफोलॉजिस्ट हैं, जो काम कर रहे हैं, और ये दोनों सेफोलॉजिस्ट नहीं हैं, दोनों का नाम ले रहा हूं, इसलिए ले रहा हूं क्योंकि योगेंद्र यादव कहते हैं 30 साल पहले मैं ऐसा करता था, अब नहीं करता हूं। तो वो खुद अपने आप को सेफोलॉजिस्ट की कुर्सी से बाहर निकाल चुके हैं, इसलिए कह रहा हूं। लेकिन जो लोग हैं उसमें संजय कुमार का नाम जो ले रहे हैं हमारे साथी प्रेम कुमार जी, बिल्कुल सही नाम। और वो अगर आंकड़े गिरा रहे हैं तो इसके क्या मायने रखे जाएं। और कोई भी आंकड़ा ऊपर करे नीचे करे छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं उसके क्या मायने। जरा मुजरा सुना दीजिए भाई नरेंद्र मोदी का, जरा ले आता हूं। नरेंद्र मोदी कल मुजरे की बात कर रहे थे, जरा सुन लेते हैं और फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आना चाहेंगे फिर मुकेश कुमार सिंह साहब के पास में, और ये भी बिहार जैसे राज्य में मुजरा जैसे शब्द के इस्तेमाल का क्या मायने रखता है, मुकेश जी जरा अच्छे से बताएंगे। तो यह समझना जरूरी है पूर्वांचल में इस शब्द को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इस शब्द के कितने मायने निकाले जा सकते हैं और इससे कितना ज्यादा अपनी पार्टी को नरेंद्र मोदी ने गिरा दिया है, यह सब कुछ समझ में आता है। लेकिन पहले नरेंद्र मोदी का मुजरा सुन लीजिए। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा।
जब तक जान है लड़ता रहूंगा। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा है। मुकेश जी, आपके पास आना चाहता हूं, और क्या यहां से आप 4 तारीख की तस्वीर देख रहे हैं? अब की बार किसकी सरकार? मुकेश जी। बिल्कुल, यही से मैं शुरू करता हूं कि 4 तारीख तो क्या होने वाला है उसका क्लियर इंडिकेशन अभी से नहीं है। राजीव, हम लोग इसी मंच पे पहले दौर से ही ये बातें कह रहे हैं, और वही रोज नई नई चीजें। आपने कहा कि मुजरा का क्या मतलब है। मुजरा एक छिछोरा नृत्य है। किसी जमाने में इसे शास्त्रीय नृत्य की संज्ञा जरूर दी गई थी, वहां से शास्त्रीय नृत्य का भी विस्तार होता है, लेकिन मुजरा एक छिछोरा नृत्य है जिसे आज की तारीख में आम तौर पर जो वैश्याएं हम कह सकते हैं, वो ज्यादातर इस काम को कर रही हैं बेचारी पापी पेट की खातिर। इसलिए उनकी भी मजबूरी है मुकेश जी, उनकी भी मजबूरी है। वो अपने पेट के पापी पेट, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं उसको थोड़ा सा मैं और जस्टिफाई कर रहा हूं, क्योंकि ये उनकी मजबूरी है। इस समाज ने, और अगर नौकरी आप नहीं देंगे तो इस सरकार ने उस जगह तक उसे पहुंचा दिया है जिस कारण उनको। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह करके अपने उस महिला सशक्तिकरण की भी ऐसी तैसी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आखिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके बताना क्या चाहते हैं? प्रधानमंत्री को राजीव जी अल्बलाइटिस की बीमारी हो गई। क्या व्याख्या करें इनकी? आप अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, यही भी तो एक सामाजिक मर्यादा। ये तो मर्यादा से ऊपर उठ चुके हैं। अब ये मर्यादातीत पुरुषोत्तम हो गए हैं। मर्यादा का तो इससे कोई वास्ता ही नहीं है। जो मर्जी आए से बोल देते हैं। जो राशन लेगा वो इनको वोट देगा तो उसे पुण्य मिलेगा, वोट नहीं देगा तो पाप मिलेगा। चुनाव आयोग सोता रहेगा, रोता रहेगा, खत्म है, मरा हुआ है, बेहोशी में पड़ा हुआ है। यही तो चुनाव है। 2024 का चुनाव अगर इतिहास में कभी लिखा जाएगा तो वो इतिहास इन्हीं बातों के लिए लिखा जाएगा। बीजेपी की 400 नहीं 450, 500 सीटें आ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और ये चुनाव इसीलिए इसी ढंग से लिखा जाएगा। ये चल क्या रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि एक अलग परिस्थितियां निर्मित होती है इस देश में, और जिसमें कहीं ना कहीं ये जानना जरूरी है कि यहां से आखिर ये पूरा का पूरा चुनाव किस दिशा में जा चुका है, यह भी जानना जरूरी है। ये चुनाव क्या 4 तारीख की तरफ बढ़ चुका है जहां एक रिजल्ट हम लोग देखेंगे, और ये चुनाव क्या वहां पर पहुंच चुका है जहां से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 4 जून को अब की बार किसकी सरकार की जो हम बात कर रहे हैं, वो 4 जून को ये सरकार जाने वाली है, ये माने हम। और ये सरकार अगर जाने वाली है तो इसके क्या कारण है, क्या इसके केंद्र बिंदु में, इसके सेंटर पॉइंट में नरेंद्र मोदी हैं, ये हम समझें। ये बहुत जरूरी है ये जानना कि क्या नरेंद्र मोदी के कारण बीजेपी को काफी नुकसान हो रहा है, ये समझें हम। ये बहुत सारी चीजें जो है वो जानना यहां जरूरी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की भाषा में लगातार गिरावट। मौ शब्द को इस ढंग से नरेंद्र मोदी ने पकड़ा कि मुस्लिम लीग से लेकर, मुस्लिम शब्द से लेकर ये मुस्लिम लीग, फिर मुगल, फिर मटन, मछली, मंगलसूत्र, होते हुए भैंस और टोटी भी ले आए बीच में, और अब मुजरा तक आ गए। और इसके अलावा इन्होंने अदानी अंबानी का जिक्र भी किया, और वहां पर वो काले धन की बात भी करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि तेजस्वी यादव इस 4 जून के बाद, रिजल्ट के बाद, तेजस्वी यादव जैसे नेता जो हैं वो जेल की सलाखों में रहेंगे। अभी हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, घूम लें, जैसे ही जमीन पे आएंगे वो, यानी कि रोड पे आएंगे, ये जेल की सलाखों में होंगे। इसके क्या मायने निकाले जाए, ये बहुत कुछ ऐसे हैं जिसके मायने समझने की जरूरत है। और यहीं से ये लगता है कि कहीं ना कहीं परिस्थितियां जो हैं वो बदली हुई हैं, और इस बदलती परिस्थितियों में बहुत सबसे बड़ी जो तकलीफ की बात है वो ये है कि नरेंद्र मोदी की भाषा आखिर क्यों गिरती जा रही है, इसी की हम चर्चा कर रहे हैं। अब की बार किसकी सरकार,
ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम साथी बने हुए हैं, उन सबके बीच लेके आते हैं, लेकिन उससे पहले जरा आइए एक बार फिर से यहां पर प्रियंका गांधी को सुनते हैं, जो खटाखट राजनीति की बात कर रही थी। खटाखट राजनीति में अब प्रियंका गांधी भी उतर आई हैं। जरा प्रियंका गांधी को सुनिए। खटाखट खटाखट खटाखट, क्या मोदी जी को रास्ता दिखा दे? खटाखट खटाखट खटाखट, खटाखट खटाखट खटाखट, क्या मोदी जी को रास्ता दिखा दे? खटाखट खटाखट खटाखट, खटाखट खटाखट खटाखट, क्या मोदी जी को रास्ता दिखा दे? खटाखट खटाखट खटाखट, खटाखट खटाखट खटाखट। तो सुन रहे थे आप, यहां पर प्रियंका गांधी खटाखट राजनीति में आ गई हैं। खटाखट राजनीति में दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि उधर दूसरे नेता भी, चाहे वो कल्पना सोरेन हो, चाहे वो राहुल गांधी, तो ये खटाखट राजनीति लेकर आए ही। और उनके अलावा इस राजनीति में अखिलेश यादव भी खटाखट की राजनीति में कूदे। तमाम नेता खटाखट 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 शब्द का, और खासकर तेजस्वी यादव जो हैं वो सफा चट की बात भी कर रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी अपना अंदाज है, लेकिन भाषा, शब्द, इसकी मर्यादा के साथ सब अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की भाषा क्यों गिरती जा रही है, और क्या इससे 4 जून की तस्वीर को साफ होते हुए हम देख रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ बने हुए तमाम साथियों को एक बार अगर दोबारा ला सकते हैं स्क्रीन पे तो जरूर ले आइए, और समझें, हम जानें इसके जरिए कि आखिर ये राजनीति किस दिशा में जा रही है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। और अगर संभव हो तो एक बार ज़रा इनको राहुल गांधी के उस बाइट को भी ले आइए जो ऊना में आज भाषण दे रहे थे, और वहाँ पे वो बात कर रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड की। एक लंबे अंतराल के बाद इस चुनाव में फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र और भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए राहुल गांधी, सुनिए जरा। सारे के सारे भ्रष्ट लोग, सारे के सारे भ्रष्ट लोग बीजेपी चले गए। हालात यह है भाइयों और बहनों, जो हमारे यहां से निकल के गए हैं ना, पंजाब में, महाराष्ट्र में, किसानों से वो भागकर दौड़ रहे हैं, भाग के दौड़ रहे हैं, सामने नहीं आ पा रहे, क्योंकि सारा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के सेंटर है, एपी सेंटर है। नरेंद्र मोदी जी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाए, कहते हैं राजनीति को साफ करने के लिए इलेक्टोरल स्कीम लाए, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाए। अच्छा, अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाए तो जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार को डोनर्स के नाम बता देने चाहिए, आप डोनर्स के नाम बता क्यों नहीं रहे हो? आपने छुपाया क्यों है? भाइयों और बहनों, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मैं आपको समझा देता हूं। कंपनी पर दबाव लगता है, सीबीआई ईडी की इंक्वायरी होती है, कंपनी बीजेपी को रिश्वत देती है, सीबीआई इंक्वायरी, ईडी इंक्वायरी बंद हो जाती है। यह है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। हफ्तेबाजी है, एक्सटॉर्शन है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन स्कीम नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया हिंदुस्तान पर। यह सच्चाई है, और यह सच्चाई पूरा देश अब बहुत अच्छी तरह समझ गया है कि नरेंद्र मोदी जी अदानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए काम करते हैं, किसान, मजदूर, बेरोजगार युवाओं के लिए काम नहीं करते। तो यहां राहुल गांधी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की बात करते हुए भ्रष्टाचार, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, और महंगाई की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है यहां जानना समझना कि आखिर राहुल गांधी जिस दिशा में इस पूरे चुनाव में, जिस अंदाज में इन्होंने भाषण दिया है, जिस अंदाज में इन्होंने शब्दों का चयन किया है, चाहे इंडिया गठबंधन के कोई भी तमाम नेताओं को आप ले लीजिए, कोई भी, किसी को भी देखिए, तो सब अपने अंदाज में, और किसी की भी भाषा जो है वो
गिरी हुई नजर नहीं आती है। मुकेश जी, एक बार फिर से आना चाहता हूं, माफी चाहूंगा, बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। आपसे समझना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गिरी हुई भाषा है, क्या उनकी साख, उनकी पार्टी की साख यहां से भी गिरते हुए दिखाई देती है? और इससे क्या 2024 के 4 जून को जो रिजल्ट आना है लोकसभा चुनाव का, वहां पर उसकी तस्वीर साफ होते हुए नजर आती है आपको? बिल्कुल राजीव, मुझे मैं ये तकनीकी दिक्कत आ गई थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ, बीच में शायद बात मेरी अधूरी रह गई। मैं कहता हूं ये भाषा, ये चुनाव, ये लोकतंत्र, ये क्या है भाई? कहां पहुंचा दिया है प्रधानमंत्री? देश के सबसे शीर्ष पद पे बैठे। और राजीव आप गौर करें तो देखिए, पहले चरण से लेकर के और अभी तक तकरीबन 2 महीने होने को हैं, और इस चरण में आए दिन रोजाना हम लोग प्रधानमंत्री के मुखारबिन से निकले हुए ऊटपटांग शब्द पे ही चर्चा करते हुए देखे जाते हैं। हमें ये नौबत क्यों आनी चाहिए? हम लोगों की कही गई बात पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग उन तक पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते, और प्रधानमंत्री पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं, जो मर्जी आए बोल देते हैं। जिन लोगों ने आपसे 80 करोड़ लोगों ने आपसे 5 किलो राशन पाया, आपने सिर्फ फ्री किया है। उससे पहले जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसके माध्यम से उन्हें 2 रुपए और 3 रुपए के दर से चावल और गेहूं मिला करता था, आपने उनको फ्री कर दिया। ठीक है, कोरोना के समय की तकलीफों को देखते हुए अब आप कह रहे हो कि जैसे ये आप अपनी जेब से दे रहे हो, और आपने उनको, जो आपको वोट देगा उसे तो पुण्य मिलेगा, और जो आपको वोट नहीं देगा उसे पाप मिलेगा। ऐसे पाप और पुण्य परिभाषित होगा? आप भगवान के अवतार हैं। किन बातों पे आप, विपक्ष के लोग जो आपके राजनीतिक विरोधी हैं, वो अपनी सभाएं कर रहे हैं, वोट मांगने जा रहे हैं तो मुजरा कर रहे हैं, और आप वोट मांगने जा रहे हैं तो जो है सो वहां जाकर के भजन कर रहे हैं। वो मुजरा कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप सिवाय झूठ बोल लेके, आप शब्द बोल लेके, ये तरीका है राजनीति करने का? ऐसे तो राजनीति नहीं बर्दाश्त की जा सकती। और दूसरी तरफ देखिए, वो चुनाव आयोग, रेफरी सो रहा है, मदहोश है, बेहोश है, उसको पता ही नहीं है। प्रधानमंत्री आज की तारीख में बेलुगाम जुबान के व्यक्ति बन गए। बहुत दुख है, बहुत दुखद बात है। चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन चुनाव आने जाने का ये कतई मतलब नहीं है भाई। ये ऐसे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप चाहिए मुद्दों पे लड़ाई कीजिए, मुद्दों से तो कोसों दूर है, मीलों दूर है, सदियों दूर है, अब तो लगता है जैसे। ये तरीका है बात करें, क्या उस पर चर्चा करें राजीव जी? हम लोगों को शब्द नहीं मिलते, शर्म आती है। अपने देश के प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री के रोजाना के दिए गए ऊटपटांग शब्दों के इस्तेमाल वाले बयान को हम लोग क्या बोले, क्या कहें, क्या उसकी समीक्षा करें? जरा सोच के देखिए थोड़ी देर के लिए, क्या हम लोग इसके लिए बने हैं कि अंड बंड घंट कुछ भी प्रधानमंत्री बोले और उस पर हम यहां बैठ के चर्चा करें? कितने अफसोस की बात है ये, लेकिन करना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है ऐसी। क्यों? क्योंकि हम जिस जनता के प्रति जवाबदेह हैं, जिन दर्शकों के प्रति जवाबदेह, हमें उन्हें यह बताना जरूरी है कि ये गलत है, ये अनुचित है, ये अमर्यादित है। कहां है भाई? ये कैसे देखिए, मैं मतलब हतप्रभ एक शब्द है हिंदी में, भौचक्का शब्द है, मेरे समझे में नहीं आता हम कैसे इसको डिफाइन करें जो प्रधानमंत्री जी रोजाना बोल के निकल जाते हैं। अब आप देखिए, आप अपने राजनीतिक विरोधी के मामले में कह रहे हैं कि उसको जेल भेज दूंगा। आप हैं जेल भेजने वाले? कानून ने, संविधान ने, किसने आपको ये ताकत दी है कि आप किसी को भी जेल भेज सके? ताकत कानून के पास है। तो आप ये कहिए कि कानूनी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई के तहत जो दोषी होगा, अपराधी होगा, उसको जेल भेजा जाएगा। तो सबको जेल भेज रहे हैं मोदी जी, और सबको जेल से बाहर निकालते हैं मोदी जी। क्या यह व्याख्या नहीं है इसकी? सवाल यह है कि देखिए, अब मैं तो बिल्कुल हतप्रभ हूं, मेरे समझ में नहीं आता राजीव जी कि इस तरह की बातों का हम लोग क्या जवाब दें। आप बताइए ना कि आपके पास कोई तर्क है, कोई तथ्य है? आप कह देते हैं इसी चुनाव के दौरान, इससे पहले आपने कहा कि भाई साहब हमने अर्थव्यवस्था को तीसरे और पांचवें और दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया। आपके पूर्ववर्ती चिदम्बरम साहब कह चुके हैं, मैं रहूं कोई और रहे, कोई और रहे, ये एक स्टैंडर्ड प्रोग्रेशन है। हम 12वें नंबर से 8वें नंबर पे आए थे 10 साल में, हमने 5 नॉच जगह अचीव की थी। आप 8वें से 5वें पर आए हैं, 10 साल में आपने 3 नॉच जगह अचीव की है। और हम में से कोई ना रहे, देश की प्रगति, अर्थव्यवस्था के आकार का जहां तक सवाल है, वो 3 पे भी पहुंचे।
लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि आपके आकार कितने ट्रिलियन डॉलर हो जाते, कितने बिलियन डॉलर हो जाते। मुद्दा ये है कि आपकी प्रति व्यक्ति आय क्या है। आप याद करें, अर्थशास्त्री पराकला जो है ये निर्मला सीतारमण के हस्बैंड, उनका क्या कहना था? उनका यही कहना था कि भाई अगर आप ये कहते हो कि हम इंग्लैंड से आगे चले गए, इंग्लैंड से हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी हो गई, तो क्या इंग्लैंड से हमारी प्रति व्यक्ति आय बेहतर हो गई? क्या इंग्लैंड के लोगों की तरह उनका जो वहां का जीवन स्तर है उससे बेहतर जीवन स्तर हमारा हो गया? नहीं। कोई मुद्दे की बात नहीं करनी, खाली लंतरानी करनी है। जी, हद है, हद है। और हम तो समझते हैं हद की भी नई नई रोज हद बन रही है। तो इस तरह के नैरेटिव पे, इस तरह की बातों पे, जहां पर आपके पास मुद्दे नहीं, विचार नहीं, व्यवहार नहीं, संस्कार नहीं, कुछ भी तो नहीं, लग रहा है कोई गली का छोरा जो है प्रधानमंत्री के पद में, उसके आवरण में बैठ गया और उस तरीके से बात कर रहा है। गली का गुंडा मवाली की जो भाषा हो सकती है, शायद उस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। राजनीति का ये स्तर स्वीकार्य नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे स्वीकार न होने का कहने से क्या होगा, ये देखना तो काम चुनाव आयोग का है। हम कौन होते हैं तय करने वाले? लेकिन जिसको तय करना है उसको भी नहीं कुछ दिख रहा है। दुर्भाग्य ये है इस देश का। जी बिल्कुल। और इस चुनाव का 2024 का चुनाव, राजीव जी, मेरा ये कहना है कि ये जाते जाते बीजेपी जी का सत्यानाश नहीं, उसका विध्वंस करके जाएंगे बीजेपी का। आलम यह है कि आने वाले 20-30 साल तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं को शब्द नहीं सूझेंगे अपने आज के नेता के, अपने आज के नेतृत्व को डिफेंड करने के लिए नहीं सूझेंगे। आप याद करें, आपको एक कांग्रेसी ऐसा नहीं मिलेगा जो कह दे कि हाँ साहब इमरजेंसी ठीक था, उचित था। 75 में आई, 77 में गई। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप उसको संवैधानिक मूल्यों के आधार पर डिफेंड नहीं कर सकते। जी। उस समय की जरूरत थी, उस समय उपयोगी रही होगी, लेकिन कालांतर में जब उसकी समीक्षा होती है तो वो डिफेंड करने, वही हाल प्रधानमंत्री के आज के भाषणों का है। ये डिफेंड करने लायक नहीं है, डिफेंड करने लायक नहीं है। जिस तरह की बातें ये बोल चुके हैं पिछले आप सोचिए, आप बीजेपी के, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हो जाऊं, हम कह देंगे क्या क्या नाली गैस से निकल रही है, रडार नहीं दिख रहे हैं बादलों में। आप जो छाप छोड़ के गए हैं उसे भोगेगा कौन? आपके पीछे पीछे जो आने वाली आपकी पीढ़ियां हैं वो भोगेंगी। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि कम से कम 30 साल लगेगा इन चीजों को लोगों को बिसरने में, भूल जाने में। आज की तारीख में एक एक चीज डॉक्यूमेंटेड है। आज हम ढूंढना चाहें तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था, ये ऑडियो में हमें कहीं नहीं मिलेगा। खंडन कर लिया उन्होंने जब समय देखा। लेकिन आज की तारीख में प्रधानमंत्री के बोले हुए एक एक शब्द, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में बोल के आए, जब से डिजिटल की दुनिया, ये एक एक शब्द रिकॉर्डेड मौजूद है। सोचिए जरा सा कि आपकी पीढ़ियां कैसे डिफेंड करेंगी, जो लोग आपके पीछे खड़े हैं वो कैसे डिफेंड करेंगे। कितनी मुश्किल से आप ही संसद के अंदर जाते हैं, उसकी सीढ़ियों पर मत्था टेकते हैं, कितनी मुश्किल से आप कहते हैं कि साहब 40 साल 50 साल के एक संघर्ष के बाद हम लोग यहाँ सत्ता तक पहुंचे हैं, पूर्ण बहुमत पाए हैं। जी। एक तरफ तो आपका वो आचरण है, दूसरी तरफ ये आचरण है कि आपकी जुबान पर जैसा लगता है कि कोई काबू ही नहीं रहा, आपके पास शब्द नहीं सूझ रहे विरोधियों पर हमला करने के लिए। कौन कौन से शब्द नहीं इस्तेमाल किए, लेकिन बहुत बढ़िया बात है प्रेम कुमार जी जैसे कहा, लेकिन सारी बातें करने के बावजूद विपक्ष को आप डगा नहीं पाए। विपक्ष अपने फोकस तरीके से बात करता रहा और शायद वही सबसे बड़ी वजह साबित होगी 4 जून को, जब हम लोग ये कहने की स्थिति में होंगे कि विपक्ष ने फोकस्ड होकर के चुनाव लड़ा, सीधे मुद्दे की बात की, सीधे जनता के हितों की बात की, जनता को बताने और समझाने की कोशिश की कि क्या करने से क्या होगा। इसीलिए वो नतीजे हम लोगों को 4 जून को बदलाव के नतीजे दिखाई देंगे। वरना तो विपक्ष के पास ताकत नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूं आपके मन से, विपक्ष के पास इनके मुकाबले कोई ताकत नहीं है। एक तरफ खरगोश है तो दूसरी तरफ हाथी है, इन ताकतों में इतना फर्क है। लेकिन इस खरगोश के साथ जनता का जन समर्थन है। विपक्ष के रूप में जो खरगोश प्रतीक के रूप में मैंने कहा है, इसके साथ जन समर्थन है। और मैंने इसीलिए बार बार कहा है ये चुनाव जनता लड़ रही है। इस चुनाव में हारेगी भी तो जनता हारेगी और जीतेगी भी तो जनता जीतेगी। अब हम लोगों की जितनी भी लोकतंत्र में आस्था है, उससे हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि इतने पतन के बावजूद, संवैधानिक संस्थाओं के इतने पतन के बावजूद, क्या हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जनता को इस देश में कोई हरा नहीं सकता, इसलिए जनार्दन कहा जाता है उसको। जी राजीव।
जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के हो रही हैं जब से उन्होंने अपने शब्द की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा को तार तार किया है, और उस पर बातें बहुत सारी होंगी। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी जरा आपके पास और आपसे भी समझूं, अब की बार किसकी सरकार, 4 जून को क्या कुछ होने जा रहा है, कैसी तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं? प्रशांत टंडन जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कुछ तो है आपके पास। देखिए, ये तो जो मशीन से निकलेगा सरकार उसी की बनेगी। मैं सिफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं चीज़ों को मैं कॉपी जांचने वाले का मन नहीं जानता हूँ कि उसने कितने नंबर दिए हैं, लेकिन मुझे एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए लड़के का जो विद्यार्थी है उसका चेहरा जरूर दिखाई दे रहा है कि उसके सामने पेपर बहुत कठिन आ गया है और उसमें कुछ सवाल ऐसे भी है जो उसने पढ़े नहीं थे। तो ये ज़रूर दिख रहा है मोदी जी के भाषणों से कि देखिए, हम लोग इन्हीं सब चीज़ों से संकेत लगा सकते हैं। बाकी जो सेफोलॉजिस्ट बाजार में घूम रहे हैं उनके उद्देश्य कुछ और होते हैं, और उस पर भी आऊँगा राजीव जी, जो आपने सवाल उठाया है सेफोलॉजिस्ट का, उस पर भी एक बात अपनी रखूँगा। लेकिन अभी मोटा मोटा राजीव जी ये है, तो एक सवाल हमारे सामने कि मोदी जी इस जिसको कहा जाए कि गटर शब्दावली में क्यों चले गए जी? क्यों उनको इतना नारी विरोधी शब्द समझ में आया कि उसको बोलना चाहिए? एक बात मैं ज़रूर बता दूं यहाँ पे कि नीतीश कुमार की हो सकता है कि ज़बान फिसल गई हो, किसी और की हो सकता है ज़बान फिसल गई हो। मोदी जी के भाषण लिखित भाषण होते हैं, वो चुनावी भाषण भी टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़कर देते हैं। ये कैमरे के फ्रेम में टेलीप्रॉम्प्टर नहीं दिखता है, लेकिन अगर आप वहाँ मौजूद होंगे तो आपको टेलीप्रॉम्प्टर दिखाई देंगे। तो लिखित भाषण होते हैं, लिखित भाषण में बहुत सोच समझ के मुजरा शब्द आया होगा, कहीं से कुछ होगा, उसकी मंशा होगी। जैसा मैं कल भी कह रहा था कि मोदी जी के व्यक्तित्व में नारी विरोध है, उनकी परवरिश में है। वो वैचारिक जिस विचारधारा से वो जुड़े हुए हैं वो विचारधारा स्त्री विरोधी है। तो उसमें मुजरा शब्द आना कोई बहुत अचरज की बात नहीं है। और मोदी जी को ये कभी समझ में नहीं आएगा कि जो असली गुनाहगार वो लोग हैं जो उस महिला को मुजरा करने पर मजबूर करते हैं, और जो वहाँ पे गजरा पहन के सेठ लोग जाते हैं और मुजरा देखते हैं, वो असली गुनाहगार है। हम उसकी शब्दावली में, इन सब में उसकी सिर्फ एक बात ये कहना है कि देखिए, क्यों मोदी साहब ये कह रहे हैं? मोदी साहब अपने समर्थकों को जुटाए रखना चाहते हैं। उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया है। कल जब मैं वोट देने गया तो मुझे दिखाई दिए, जब वहाँ पे बस्ता लेकर बैठते हैं, तो मुझे दिखाई दिया कि उनका जो मनोबल है कार्यकर्ताओं का, वो टूटा हुआ है। कार्यकर्ता का मनोबल टूटा हुआ है, उनके समर्थकों का मनोबल टूटा हुआ है। तो कहाँ से करेंगे? ऐसे ही शब्दों से वो उनको उद्वेलित करते हैं। और ये भी बड़े अफसोस की बात है राजीव जी कि अधिकांश, सब नहीं तो अधिकांश बीजेपी के समर्थक भी ऐसी ही शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। मैं सोशल मीडिया पे भी काफ़ी सक्रिय रहता हूँ, और मुझे इनके समर्थक सोशल मीडिया पे इसी भाषा में जवाब देते हैं। और मुझे ही नहीं, तमाम महिला पत्रकारों को भी, तमाम और लोगों को भी, जो उम्र में बहुत बड़े हैं उनको भी। तो इसलिए वो अपने समर्थकों को उसी भाषा में एड्रेस कर रहे हैं जो भाषा उनके समर्थक समझते हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात कि देखिए, विपक्षी दलों का जो कैंपेन है वो बहुत सुचारू ढंग से चला है, इस बात की तारीफ करनी चाहिए। उनकी एक भी भाषण में कोई विवाद नहीं हुआ। नुकसान कहाँ हो रहा है? ये मुजरा वगैरह शब्द इस्तेमाल करते हैं,
भैंस चुरा ले जाएंगे, मंगलसूत्र, मटन, मछली। बेसिकली क्या है कि ये विपक्षी पार्टियों के ट्रैप में आ गए। अब मोदी जी भाषणों का विविध भारती कार्यक्रम चला रहे हैं। जिस दिन तेजस्वी यादव चाहेंगे कि वो मछली में भाषण दें तो मछली में भाषण देंगे। जिस दिन राहुल गांधी चाहेंगे कि वो अडानी अंबानी बोलें तो अडानी अंबानी को टेम्पो के साथ कर देंगे। तो ये मोदी जी ने विविध भारती का कार्यक्रम फरमाइशी भाषणों का शुरू किया हुआ है और उनकी मजबूरी है कि वो उनके पास इस वक्त कुछ है नहीं। उसमें नुकसान कहाँ हो रहा है? नुकसान देखिए, जो हम लोग कई बार चर्चा करते हैं, तमाम सारे लोग भी चर्चा करते हैं, ब्रांड मोदी। ये किसने बनाया ब्रांड मोदी? ये ब्रांड मोदी बनाया कॉरपोरेट ने अपने हितों के लिए, अपनी मुनाफे के लिए, जनता के पैसे की लूट के ब्रांड मोदी बनाया गया। ये ब्रांड मोदी बनाया लालची मीडिया ने, जिसको बहुत पैसे चाहिए थे, जिसको सरकार के फायदे चाहिए थे। मीडिया के मालिकों के अब राजीव जी बहुत अलग तरीके के बिजनेस हैं। इनकी मास माइनिंग भी है, दूसरे तमाम तरीके के बिजनेस भी हैं। तो उनको भी मुनाफे चाहिए थे, इसलिए उनको बनाया गया। और मीडिया के मालिक हैं कौन? वही माइनिंग वाले, वही रिफाइनरी वाले, वही एयरपोर्ट खरीदने वाले तो मीडिया के मालिक हैं। तो इसलिए ये ब्रांड मोदी बनाया गया। या कुछ जो इंडिपेंडेंट कॉलम लिखने वाले लोग हैं, उनका क्या हित था? वो उनका हित भी उन्हीं कॉरपोरेट मालिकों के हित के साथ जुड़ा हुआ है। ब्रांड मोदी बनाने वालों को भी मुजरा सबसे दिक्कत होगी। असली बात तो ये भी है कि वो भी इसको इंडोर्स नहीं कर सकते। वो भी इतना ज्यादा एंटी मुस्लिम जो कंटेंट है उसको इंडोर्स नहीं कर सकते। और दूसरी बात देखिए, जो सेफोलॉजिस्ट तथा कथित सेफोलॉजिस्ट, विश्लेषक अचानक ही आ गए। देखिए, एक कारण ये हुआ कि प्रशांत किशोर को घुमाया जा रहा था चैनल। वो एक फिगर प्रस्तुत कर रहे थे। प्रशांत किशोर से ये के पहले ये काम CSDS के संजय कुमार कर रहे थे। अपने ही किए हुए सर्वे को नकार रहे थे जो हिंदू में छपा। जब नजदीक आ गया मामला और अब छठे फेज के बाद फोकस दिल्ली में है। दिल्ली में फोकस होने का मतलब है कि संख्या का परसेप्शन बनाना पड़ेगा जी। संख्या के परसेप्शन के लिए कोई इंडिपेंडेंट सेफोलॉजिस्ट चाहिए। प्रशांत किशोर की हवा निकाल दी करण थापर ने, उनके गुब्बारे में सुई चुबा दी, कोई मतलब नहीं रह गया। तब किसी को लाना था इन्हें, तो योगेंद्र यादव जी का वीडियो इस्तेमाल हो गया जी। और वो लगभग वही बातें करते पाए गए कि उस वीडियो में देखा, हमने 2 बार देखा कि वो एनडीए वो की सब छोड़िए सरकार। प्रशांत जी, ये बताइए 4 जून को क्या होने जा रहा है? वो छोड़िए किसने क्या किया, ये बताइए 4 जून को दर्शकों को ये चाहिए कि 4 जून को क्या होने जा रहा है। 4 जून को तो जो मतपेटियां कहेंगी वो होगा, लेकिन जो माहौल दिख रहा है राजीव जी, माहौल दिख रहा है कि बहुत कांटे की टक्कर है और कांटे की टक्कर में इंडिया गठबंधन एडवांटेज में होगा। इसीलिए ये हो रहा है कि बहुत कुछ फोकस राष्ट्रपति भवन में होगा, बहुत कुछ फोकस ब्यूरोक्रेसी पे होगा। उसी के लिए ये हो रहा है कि ये परसेप्शन बिल्डिंग का काम 4 जून के बाद के नतीजों के लिए हो रहा है। जी बिल्कुल। 4 जून को क्या कुछ होगा ये चर्चा जरूरी है, और 4 जून की क्या तस्वीर अब साफ हो रही है। जरा सेकंड राउंड में आएंगे तो प्रशांत जी जरा इस पे जरूर आप बात रखिएगा, और समझना भी चाहूंगा थोड़ा और विस्तार से कि 4 जून की तस्वीर कैसे साफ है। जो बात 2 शब्द, जो 2 बातें इन्होंने कही हैं आखिर में, उसको और आगे बढ़ाएंगे कि दिल्ली की तस्वीर क्या दिखाई देती है, ये समझना जरूरी है।
और कल हम लोग चर्चा कर भी रहे थे। और राहुल लाल जी, आपसे भी समझूं, बहुत जगह आप घूम चुके हैं इस चुनाव के दौरान, उससे आप ग्राउंड की रिपोर्ट्स आपके पास हैं, जरा आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी की परेशानी क्या ये है कि ये चुनाव उनके हाथ से निकलता जा रहा है, या नरेंद्र मोदी की परेशानी ये है कि 272 तो आ रहा है लेकिन उससे ज्यादा चाहिए और 400 से ऊपर लाकर के संविधान बदलने की जो बात उनके साथी लोग करते रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, ये है, या 272 से नीचे ऐसे सिमट रहे हैं जिस कारण अब यहां से परेशानियां बढ़ रही हैं, इस्तीफा देने की नौबत आ सकती है 4 जून को, या ये है, क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है? रिपोर्ट तो आ रही हैं और चूंकि अब 6 चरणों के मतदान हो गए, और एक बात और बताऊं कि 1 तारीख को नरेंद्र मोदी खुद चुनावी मैदान में होंगे क्योंकि वो वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। 1 तारीख को वाराणसी में भी मतदान है, लेकिन उससे पहले कल आपने देखा कि प्रियंका गांधी और डिंपल दोनों वहां पे थी, डिंपल यादव दोनों थी, रोड शो उन्होंने किया। और अब 29 तारीख को, जी हां आज 26 है, 27, 28 और 29 तारीख को अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ साथ उसी वाराणसी में रोड शो करेंगे। तो पूरा घेरने की पूरी कोशिश तो दिखाई दे रही है। राहुल लाल जी, 4 जून, देखिए राजीव जी, 4 जून के लिए जो परिस्थितियां दिख रही हैं वो मैं 2-3 शब्दों में शुरू करूंगा। हम लोगों ने सरकार 2014 का चुनाव देखा, भारतीय जनता पार्टी 282 सीटों पे दिखी। क्या यहां पे पैनल में बैठे हुए कोई भी आदमी हम लोग मान रहे हैं कि ये चुनाव किसी भी दृष्टि से 2014 की कोई भी झलक, कोई भी तस्वीर पेश कर रही है? बिल्कुल ही पेश नहीं कर रही है। तो जब 272 के जादुई आंकड़े वाला ही तस्वीर पेश नहीं कर रही है, तो 2019 का जो 300 प्लस सीटों वाला जो तस्वीर थी उसकी हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो ये सरकार बहुमत के 272 के आंकड़े से बहुत दूर दिखाई दे रही है। और इसके कुछ बड़े मैं कारण भी बता रहा हूं। ठीक है, कारण नंबर 1, अगर हम लोग कल जो छठे चरण में चुनाव संपन्न हुआ है राजीव जी, छठे चरण के चुनाव में एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गया है। उत्तर प्रदेश के, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश के 14 लोकसभा सीटों में अगर इनका खाता खुल गया है भारतीय जनता पार्टी का, तो ये खुशी मना ले, उसमें लड्डू बांट ले भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो अगर ये स्थितियां बन रही है कि 14 के 14 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश तरीके बड़े राज्य में चुनाव होते हैं और बीजेपी खाता खोलने के संकट से जूझ रही हो, तो प्रधानमंत्री के भाषाई मर्यादा में तो गिरावट दिखेगी राजीव जी। और मैं कह रहा हूं, अभी हम लोगों को प्रधानमंत्री के निचले स्तर के भाषण को और भी सुनने के लिए मनोवैज्ञानिक तौर पर तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरीके से भाषण दे रहे हैं वो भाषण है कि नहीं कहते कि डूबते को तिनका का सहारा, कि अगर कुछ भी ना हो तो हम किसी तरह से तिनका का सहारा लेके हम आगे बढ़े जाएं। मैं मानता हूं एनडीए और उनकी पूरी टीम 180-190 सीटों पे पूरी तरह से सिमटते हुए नजर आ रही है। तो इसलिए 4 जून की तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है। और उन तस्वीरों के स्पष्ट और साफ होने में मैं बिल्कुल कहूंगा, आप हरियाणा के चुनाव को देख लीजिए, आप कल के दिल्ली के चुनाव को देख लीजिए। जो भी हम लोगों ने देखा कल दिन भर दिल्ली के जो चुनाव हो रहे थे, वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी का जो मध्यम वर्ग वाला तबका है वो वोटिंग से दूर रहा। दिल्ली के वोट प्रतिशत जो भी तमाम हम लोगों को नजर आए, वो केवल और केवल जो है कि निचले तबके के लोगों ने लोकतंत्र को जीवित रखा। और ये ट्रेंड केवल दिल्ली का नहीं है राजीव जी, आप झारखंड में चले जाइए, वहां पर भी शहरी क्षेत्र में जो है कि मतदान प्रतिशत कम रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में जो है कि लोगों ने मतदान दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो पकड़ था, जो उनके जो समर्थक थे, वो मोदी जी के तमाम आह्वानों के बावजूद भी बूथ तक नहीं पहुंच रहे हैं। मोदी जी की समस्या यही है। और मैं मानता हूं कि विपक्ष ने जो कुछ बड़े काम किए, और पूरा इलेक्शन कैंपेन को अगर आप देखिए, तो प्रथम चरण से 7वें चरण तक पहुंचते हुए ये चुनाव पूरी तरह से बदल गया। सुल्तानपुर जो सीट है, जो मेनका गांधी का सीट पर जो कल चुनाव हुआ है राजीव जी, 4-5 दिन पहले तक हर कोई मान रहा था कि मेनका गांधी अपने सीट पे काफी बढ़त के साथ चुनाव आराम से जीतेंगी, लेकिन 3-4 दिन पहले वहां का चुनाव पलट गया। तो ये लोकसभा में जो हम लोग कहते हैं कि स्नोबॉल इफेक्ट, कि जब एक बर्फ का टुकड़ा जो ऊपर पहाड़ से गिरता है। क्या कह रहे हैं कि मेनका गांधी के लिए ये चुनाव बहुत मुश्किल भरा हो गया है? क्या फंस गई हैं मेनका गांधी यहाँ पे? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि मेनका गांधी का चुनाव बुरी तरह से फंस गया है राजीव जी। और कल के जो उत्तर प्रदेश के 14 लोकसभा सीटों में जहां चुनाव हो रहा था, उसमें हम हर कोई मान रहे थे, एक सप्ताह पूछते
तो हम लोग सभी लोग कहते हैं कि भाई वो मेनका गांधी बहुत आराम से जो है सुल्तानपुर सीट सीधे निकाल लेंगी, सबसे आराम से वो निकालने वाली सीट थी। लेकिन 4-5 दिन पहले वो सीट जो है कि पूरी तरह से फंस गई उनकी। मैं वही बता रहा हूं राजीव जी कि ये इस पूरे चुनाव को अगर हम लोग देखें तो स्नो बॉल इफेक्ट जो है वो पूरा दिख रहा है कि जब पहाड़ से कोई पत्थर का छोटा गोला गिरता है और वो अपने साथ जो है कि नीचे पहुंचते पहुंचते पत्थर का छोटा सा गोला एक बड़े गोले में कन्वर्ट हो जाता है। प्रथम चरण में इस सरकार के साथ नाराजगी थी, लेकिन वो नाराजगी और अगले चरण तक बढ़ते हुए और बढ़ गई। अगर ये सरकार ये 7 चरण में चुनाव ना कराती, ये चुनाव 3 चरण में निपटा देती राजीव जी, इसको तो मैं मानता हूं कि इसके परिणाम कुछ और होते। आज अगर देखें हम लोग जमीनी मुद्दों के अंतर्गत आप किसी भी फील्ड में हम लोग कहीं भी पहुंच जाए, सरकार ने भरपूर कोशिश की राम मंदिर का मामला बने, राम मंदिर का मामला नहीं बना। सरकार ने भरपूर कोशिश की, उनके तमाम नेताओं ने जो 400 सीट पार का नारा दिया, उसने सीधे सीधे संकेत दिए कि ये संविधान बदलने वाले लोग हैं। और लोग क्यों ना कह राजीव जी कि ये संविधान बदलने वाले लोग हैं। पिछले 10 वर्षों में क्या इन्होंने कभी संवैधानिक संस्थाओं का कोई सम्मान किया? आज सोचे कि चुनाव हो रहा है, चुनाव होते समय पूरे देश और दुनिया की निगाहें हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर है, किस तरह से सुसुप्तावस्था में सोई हुई है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और हम लोग आखिरी चरण में चल रहा है राजीव जी, कभी दिखा कि इस चुनाव में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उनके नेताओं के ऊपर लागू करने का प्रयास हुआ। प्रधानमंत्री को नोटिस भेजना था एक मामले में, तो वो नोटिस भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री को न भेज के जेपी नड्डा को भेज दिया। ये उदाहरण भी हम लोगों ने इतिहास में कभी नहीं देखा है राजीव जी। तो और अभी प्रधानमंत्री का कल का बयान कि हम आएंगे तो हम जेल में भेज देंगे। अरे भैया, तो इसका मतलब है कि आप खुद कहना चाह रहे हैं कि तमाम एजेंसियां आपके इशारों पर काम करती है, आपने एजेंसियों को कठपुतली में बना दिया है। तो जो हम लोग आरोप लगा रहे थे उस आरोप की तो प्रधानमंत्री ने पुष्टि कर दी। आप स्वतंत्र न्यायपालिका को मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई जेल जाएगा कि नहीं जाएगा तो वो तो तय करना राजीव जी न्यायपालिका का काम है। तो इसलिए लोगों को पता है कि संविधान के ऊपर काफी बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं और 405 सीट इनको इसी के लिए चाहिए था। और इस कारण से देश भर में जो है कि ये एक बड़ा मुद्दा बना और बड़े संख्या में लोग जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं वो बीजेपी को न वोट करके वो सीधे सीधे जो है कांग्रेस गठबंधन को वोट किया। इन्होंने भरपूर प्रयास किया कि बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं हो, लेकिन बेरोजगारी लोगों के वोट डालते समय सबसे बड़ा वो मामला था। महंगाई के मामले को लेकर इन्होंने आंकड़ों को मैनिपुलेट किया, लेकिन वो महंगाई के मामला जो इनके चुनाव के बड़े मुद्दे बने हुए रहे। और राहुल गांधी ने जो मुद्दा बनाया हुआ था जातिगत जनगणना का मामला, इस चुनाव में वो मामला छाया हुआ रहा। यही कारण है कि जो सोशल इंजीनियरिंग मायावती सरीखे नेताएं जो है वो उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं आज वो लड़ाई में नजर में नहीं आ रही है, क्योंकि जो सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ताना बाना बुना गया, इस पूरे ताने बाने में भारतीय जनता पार्टी और उनको पर्दे के पीछे से समर्थन देने वाली पार्टियां, उन सभी का पर्दाफाश हो गया राजीव जी। तो ये क्लियर एकदम मैं कहता हूं कि एक स्पष्ट लड़ाई है। 6ठे चरण की अगर इस तरह से भारतीय जनता पार्टी से अगर इतने भयानक रूप से 6ठे चरण में पराजित हो रही है, 7वें चरण में संकट है प्रधानमंत्री जी के कुर्सी पे, क्योंकि जो बयान उन्होंने दिया है मुजरा वाला बयान, महिला विरोधी बयान, एक प्रधानमंत्री के गरिमा को गिराने वाला बयान, वो बयान केवल जो है कि बिहार में प्रभावित नहीं करेगा, लोग बनारस के लोगों को भी लग रहा है कि क्या प्रधानमंत्री का विश्वास इतना हिल गया है, इतना टूट गया है उनका विश्वास, और प्रधानमंत्री को लेकर अब वो क्रेज लोगों में नहीं दिख रहा है राजीव जी, जो क्रेज पहले हम लोगों ने 2014 और 19 में देखा है हम लोगों ने। तो परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं। बिल्कुल, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं राहुल लाल जी जो बिल्कुल कुछ भी हो जाए लेकिन वोट मोदी जी को ही देंगे, मोदी जी के नाम पे ही देंगे, ऐसे लोग भी हैं। चलिए खैर, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जरा आपसे भी समझूं, 4 जून की तस्वीर आप कैसे देखते हैं, जरा उसी पे फोकस हम इस कार्यक्रम को कर भी रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब चूंकि 6 चरणों के मतदान हो गए तो अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है इसकी चर्चा अब ज्यादा करनी होगी। और 4 जून की तस्वीर हम कैसी देखते हैं, क्या 4 जून को नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना होगा? हम बात करते हैं राजीव जी, तो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि अगर ये कहा जाए कि 19 कौन है और 21 कौन है, तो ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि 21 जो है वो इंडिया गठबंधन है। वो कोई ऐसा कोई भविष्यवाणी जैसी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन लोगों का एक जो जनरल इंप्रेशन है वो जब तौलते हैं तो यही कह रहे हैं ज्यादातर लोग। और बाकी अब जो बिल्कुल जो
अंडर कवर जो सेफोलॉजिस्ट है उनकी बात अगर हम छोड़ दें, लेकिन बाकी जगह आप देखिए पूर्वानुमान क्या हो रहा है, लोगों की राय क्या है, सड़क पर भीड़ किसके साथ दिख रही है, रैलीज में किसकी ज्यादा गहमा गहमी है, कहाँ पर स्वतः स्फूर्त लोग आ रहे हैं और कहाँ पर लाए हुए लोग हैं, तो वो अंतर बड़ा साफ साफ स्पष्ट हो जाता है। दूसरी बात है कि जैसे बहुत सारी चीजें हो रही है कि अब जो है क्यों पाप पुण्य जैसे बातों पर उतर आए हैं मोदी जी, उनको ये पता है कि धर्म जो है अभी भी उनका विश्वास है ऐसा कि धर्म अभी भी शायद कुछ काम करेगा, इसलिए बीच में उन्होंने थोड़ा बहुत जो विकास की बात तो बहुत पहले छोड़ दी, बहुत पहले के चरण में छोड़ दी उन्होंने, मंगलसूत्र पे आ गए, मछली पे आ गए, वो सब चर्चा हम कर चुके हैं। लेकिन कल जो वो शायद ये अब कहना चाहते हैं, अपना अंतिम प्रहार करना चाहते हैं या ब्रह्मास्त्र चलाना चाहते हैं या लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, उनको एक बात तो अभी भी विश्वास है कि लोगों का धर्म में अभी भी श्रद्धा है, तो शायद मुझे धर्म के नाम पर वो कर सकते हैं, मुझे वोट कर सकते हैं। हालांकि सच्चाई कुछ और है, अगर धर्म के नाम पर उन्हें वोट मिलता तो राम मंदिर वाला मुद्दा जो है वो ज्वलंत रहता, वो बार बार उसको उठाते। लेकिन बहुत पहले जब इसके ऊपर सर्वे आ चुका और जब पूछा गया लोगों की प्रायोरिटीज क्या है, तो उस पर राम मंदिर जो है केवल 6% लोगों के लिए दिलचस्पी का विषय था, तो छोड़ चुके हैं। लेकिन मोदी जी के साथ अब दिक्कत यह है, और मोदी जी को समझना चाहिए कुछ चीजें, कि 73 साल का एक प्रधानमंत्री वो ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है राजीव जी, कि अगर वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, माफ कीजिए मेरे मुंह से भी मुख्यमंत्री निकल रहा है, नीतीश कुमार जी का असर शायद हो सकता है कि मुझ पर भी हो रहा है, मैं प्रधानमंत्री ही कहना चाहता हूं कि अगर वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो एक ऐतिहासिक उपलब्धि वो हासिल करने वाले हैं। इस देश में अकेले नेहरू जी जो हैं उन्होंने लगातार 3 बार वो प्रधानमंत्री के रूप में और यह चुनाव लड़के जीते हैं, इसके अलावा किसी का ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। वो इसका महत्व नहीं समझ रहे हैं कि अगर वो ठीक ठाक चुनाव लड़ लें तो नेहरू जी की बराबरी इस मामले में कर लेंगे कम से कम, कि लगातार उन्होंने 52, 57 और 62 का चुनाव लड़ा था और जीता था और प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन उन्हें जब अपने पद की गरिमा का ही महत्व नहीं है तो वो बाकी चीजों को क्या ध्यान देंगे। लेकिन ये इनके प्रकार वो पद पाना चाहते हैं, हो सकता है कि उन तक ये बात पहुंचती होगी कि भाई आप पद की गरिमा का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, तो वैसे ही कहते हैं कि भाई पद की गरिमा की बात तो बाद में ख्याल में लाई जाएगी, पहले पद तो मैं हासिल कर लूं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ समय से उनके जो बोल हैं वो इस प्रकार से बिगड़े हुए हैं। वरना आप ये सोचिए कि 73 साल की उम्र में एक व्यक्ति इतने महान देश के महान पद पर पहुंचा है और उसको 34 साल का लड़का क्या जवाब दे रहा है। तेजस्वी ने जो बात की उन्होंने कि क्या आप जेल भेज देंगे, हम बिहारी हैं, डकैती कर रहे हैं, आप पाप की बात कर दी, सब कुछ कर लिया। तो ये प्रधानमंत्री को सोचने की बात होगी कि मेरे जैसे पद के सामने एक लड़का मुझे चैलेंज कर रहा है, लड़का ही कहेंगे 34 साल का अगर युवक है तो वो मुझे चैलेंज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि यह स्थिति लाने के लिए और कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है तो केवल प्रधानमंत्री मोदी। अब अंतिम बात है और अंतिम सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को चेक करने वाला कोई नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके मंत्रिमंडल की बात तो छोड़ दीजिए, एक ही संगठन से थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि वो आरएसएस के मामले में, कैरवान में एक बहुत अच्छी स्टोरी छपी है आरएसएस को लेकर, आरएसएस और मोदी को लेकर, तो उसमें ये बताया गया है कि अब मोहन भागवत जो हैं वो खुद ही जो है वो मोदी जी की कृपा पर वो जिंदा है। मतलब एक जिंदा का मतलब शारीरिक नहीं कह रहा हूँ, मतलब उनका जो अस्तित्व है वो आज मोदी के कारण है। मोदी इतने ताकतवर हो गए हैं कि उन्होंने आरएसएस को भी अपनी ही जेब में डाल रखा है। तो मुझे अब नहीं लगता कि वो उनके ऊपर कोई चेक कर सकेगा। अंतिम 5-6 दिन जो है वो हम इसी तरीके से देखेंगे। अभी मैं अंतिम बात करके खत्म करूंगा एक मिनट में। हमारे एक साथी ने कहा कि अब अंतिम जो चरण है कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, तो मुझे लगता है कि अंतिम चरण इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। 2 ही स्थितियां होंगी, या तो मोदी जी हारेंगे, अगर हारेंगे तो सोचिए कि कितनी बड़ी बात होगी। लेकिन अगर वो जीतते हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो मैं चाहूंगा कि जिस लोकसभा का उन्होंने अपमान किया, जिस लोकसभा में बैठ के लोकतंत्र का अपमान किया, वहां वो विरोधी बेंच पर बैठे और देखें और जाने कि कैसे लोकतंत्र का चक्र घूमता है और आपको जो सजा है आपके आंखों के सामने मिले। इसलिए मैं चाहता हूं कि मोदी अगर जीतते हैं तो भी महत्वपूर्ण है, हार जाते हैं तो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके 7वां चरण होना चाहिए और बहुत दमदारी से होना चाहिए। राजीव जी, 7वां चरण बिल्कुल होगा और 7वें चरण में 57 सीटें हैं, 57 सीट्स, और
नरेंद्र मोदी भी दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं और वो अपने दम पर पूरा का पूरा चुनाव लड़े हैं। हालांकि जिस आरएसएस का आप जिक्र कर रहे हैं उसी आरएसएस ने कह दिया था अभी से साल भर पहले जब कर्नाटक का चुनाव हुआ था, तब उसने कहा था कि अब नरेंद्र मोदी का ब्रांड और हिंदुत्व ये दोनों अब नहीं चलने वाला। लेकिन उसके बाद भी नरेंद्र मोदी ने एक लंबा चुनाव रखवाया। चुनाव आयोग ने इसकी जरूर वो की है, घोषणा की है, लेकिन सरकार नरेंद्र मोदी की है। तो ये माना जाए कि नरेंद्र मोदी और इस गर्मी में कई जगह 46 डिग्री 47 डिग्री तापमान और उधर राजस्थान में तो 50 डिग्री का तापमान जो है वो पार कर गया फलौदी में। लेकिन उसके बाद भी ये चुनाव हो रहा है, लोग बड़ी दमदारी के साथ बाहर निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। तो ये इस गर्मी में, हालांकि जो लोकसभा का चुनाव पहले होता था आप याद कीजिए वो अक्टूबर नवंबर के समय होता था, लेकिन 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी को शाइनिंग इंडिया लगा कि भारत जो है उसका उदय हो रहा है, नया भारत बन रहा है, और उसमें उन्होंने 6 महीने पहले चुनाव करवाने की घोषणा की थी। लेकिन फिर भी अप्रैल मई में चुनाव समाप्त हो जाते थे। अभी तक 2004 से लेकर हम 2019 तक यही देखते आए, लेकिन 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी ने 7 चरणों में इस ढंग से बिखेर कर रख दिया कि अब शायद ये चुनाव ही उनको भारी लग रहा होगा। क्योंकि अगर इतना लंबा चुनाव नहीं होता, अगर चुनाव 3, 4, 5 चरणों में समाप्त हो जाते, चुनाव अगर मई महीने में समाप्त, ये जो मई महीना जो समाप्त हो रहा है इससे पहले ही और 28-25 मई तक अगर सरकार बन गई होती तो शायद नरेंद्र मोदी को कुछ फायदा हो सकता था। लेकिन क्या अब नरेंद्र मोदी अपने ही बुने हुए जाल में फंस गए हैं? क्या नरेंद्र मोदी ने इस जाल को इतना ज्यादा फैला दिया कि फांदने कूदने की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है? जहां पैर रखो उसी जाल में वहां फंसते जा रहे हैं और यहां से अब बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। अमलेंदु उपाध्याय जी, मोदी ने जो जाल बुना था वो बुना था दूसरों के लिए, लेकिन फंस गए हैं वो खुद अपने जाल में। और ये राजीव जी कीचड़ के साथ होता भी है, मैंने पहले भी जिक्र किया है, कीचड़ के साथ भी यही होता है कि उसमें अगर एक बार पैर धंस जाए तो फिर आप उससे जितना निकालने की कोशिश करते हैं वो और धंसता चला जाता है। तो नरेंद्र मोदी जिस कीचड़ में कमल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं राजीव जी, उस कीचड़ में और धंसते चले जा रहे हैं। हम मुजरा तक करने की बात पे आ गए एक तरीके से देखा जाए तो। आगे अब देखिए क्या क्या करेंगे, 4 जून के बाद क्या करेंगे देखना वो है। अभी तो ठीक है मुजरा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन 4 जून के बाद क्या करेंगे नरेंद्र मोदी, ये देखना होगा राजीव जी। दूसरा सवाल ये राजीव जी कि अगर मान लीजिए अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो रही है, जैसा कि दावा किया जाता है कि साहब दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया है भारत और नरेंद्र मोदी विकसित भारत बना देंगे, अगर इस तरह की बातें हैं, तो ये मुजरा करने वाले लोग भारत में तक बचे क्यों है अगर अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है? तो ये तो खुद नरेंद्र मोदी के ऊपर राजीव जी तरीके से सवाल के ऊपर सवाल जो उठते चले जा रहे हैं। कुल मिला के है ये कि जो जून तक चुनाव ले जाया गया वो इसलिए ले जाया गया, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने बंगाल में जाकर के नारा दिया था कि 2 मई और दीदी गई, तो इसी तरीके से देश भर के अंदर कोई नारा ना चल जाए कि फलानी मई और भाजपा गई, ये इस नारे ना लग पाए, इससे बचने के लिए जून तक जो चुनाव लेके जाएगा। लेकिन भाजपा तब भी जा रही है, अब वो जुलाई तक ले आते तो और ज्यादा चली जाती। तो कुल मिला के राजीव जी की जो किया गया इंतजाम इस तरीके से आ जाएंगे जिस करके, वो भारतीय जनता पार्टी को उल्टा पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी अपने हुए बुने जाल में फंसते हुए चले जा रहे हैं। 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी का झोला तैयार है, वो चेक अब तो चेक करेगा वो नहीं करेगा वो अलग का मसला है, लेकिन नरेंद्र मोदी खुद संकेत दे रहे हैं कि झोला तैयार है और नीतीश कुमार ने बता दिया है कि वो गुजरात वापस जा रहे हैं। गुजरात वापस जाने की बात तो नीतीश कुमार भी कह ही रहे हैं, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बना दो उनको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बना दो। खैर जुबान ही फिसली हो, लेकिन प्रेम कुमार जी जरा आपसे समझो, 307 सीटें आप दे रहे हैं इंडिया गठबंधन को, 307 सीटें, बिल्कुल न 305 न 310 न उसके आसपास, 307 और 204, कैसे आपने कर लिया कि 307 सीटें आ रही हैं इंडिया गठबंधन को? राजीव जी ये आंकड़े हमने ऐसे ही नहीं बनाए, स्टेट वाइज कैलकुलेशन में 7 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, ये हमारे आपके हाथ में थोड़े होता है, स्टेट वाइज एक कैलकुलेशन होता है। लेकिन बुनियादी रूप में जो ये आंकड़े आ रहे हैं इसका आधार 5 to 7 स्टेट्स हैं जहां पर की परिस्थिति बदली है। आज पूरे देश में एक नैरेटिव के साथ में इलेक्शन नहीं हो रहा है जो बीजेपी पिछला इलेक्शन जीतती रही थी। हर चरण में अलग मुद्दा उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की ओर से जो मुद्दे उठाए गए उसमें कुछ कॉमन मुद्दा होने के बावजूद, जैसे अग्निवीर का मुद्दा राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार इन सब जगह चलता है, लेकिन साउथ में अग्निवीर का मुद्दा
नहीं चला या उतनी प्रमुखता नहीं रही। उसी तरीके से संविधान बचाने का मुद्दा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दलितों के बीच में हुआ। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, बिहार है, जहां पर के लोगों के दलितों के बीच में ये बात बैठी, अति पिछड़ों के बीच में ये बात बैठी। इसके बाद महिलाओं को नौकरी देने का मुद्दा, महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का मुद्दा, ये मुद्दा पूरे गरीब तबके में अक्रॉस द कंट्री हम कह सकते हैं कि ये एक मुद्दा है जो काम किया। लेकिन इसकी तीव्रता महिलाओं में भी, हम ये नहीं कहते कि 100% है, लेकिन 15%, 20% तक जरूर महिलाओं को असर करता दिखा। इसके बाद युवाओं को पक्की नौकरी देने का मुद्दा, इसमें युवाओं को बांट दिया। जो युवा आंख मूंद करके रोजगार नहीं है फिर भी व्हाट्सएप चलाने में लगे हुए थे, उन सब की आंखें खुलने लगी कि भाई कोई पक्की नौकरी देने की बात कर रहा है। बिहार यूपी में इसका व्यापक असर दिखा। तो हम जो देख रहे हैं वो जैसे डिविजन पॉलिटिक्स कर्नाटक में जितनी कोशिश की गई नहीं चली, मगर वहां रेवन्ना जैसा मामला आया जिसने दूसरे चरण का चुनाव बदल दिया। तो महाराष्ट्र में जो स्थिति बन रही है, भाई लोग नाम लेके कह रहे हैं कि नितिन गडकरी भी शायद जीते या ना जीते, पीयूष गोयल भी जीते या ना जीते, और अगर ये दोनों भी नहीं जीत रहे हैं तो खाता भी खुलेगा कि नहीं खुलेगा वो अवस्था है। लेकिन फिर भी जो कांटे की टक्कर है उसके हिसाब से हमने जो थोड़ा सा दिया कि नहीं जीत सकते हैं तो इसको बीजेपी के खाते में डाल दो, उस हिसाब से बीजेपी और पूरा गठबंधन मिल करके 10 सीटें बहुत मुश्किल पहुंच रहा है। 48 में 38 इंडिया गठबंधन के पास और उनके एनडीए के पास में 10 सीटें, जबकि पिछली बार 41-42 सीटें हुआ करती थी एनडीए गठबंधन जी, 41 उससे पहले 42 थी लगातार 2 चुनावों में जी। आप देखिए कितना बड़ा परिवर्तन है। माने सीधे महाराष्ट्र बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए काफी है महाराष्ट्र की संख्या। उसमें आप कर्नाटक को जोड़ लीजिए, कर्नाटक को आप जोड़ते हैं तो वो सीधे बीजेपी को 250 से नीचे लेके चली जाती है, मैं और भी नीचे बल्कि 30-35 तक लेके चली जाती है। फिर आप राजस्थान में आइए, हमने 13 सीटें एनडीए के लिए और 12 इंडिया गठबंधन के लिए हमने देखी है। तो 13 सीटें और घटाइए और नीचे चले जाते हैं। आप हरियाणा में देखिए, हरियाणा में हमने 9 सीटें इंडिया गठबंधन के लिए देखी हैं, 1 सीट बीजेपी के लिए, जबकि पिछले बार 10 उनके पास थी। तो ये जो है इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में हमने 48 सीटें बीजेपी के लिए देखी हैं एनडीए के लिए, और 32 सीटें हम इंडिया गठबंधन के लिए देख रहे हैं। लेकिन ये आंकड़ों में अगर बदलाव होगा तो ये आंकड़े और ज्यादा इंडिया की लीड बढ़ाएंगे, घटाने का कोई चांस नहीं है, ये हम कह रहे हैं। बिहार में हम 25 सीटें इंडिया गठबंधन के लिए देख रहे हैं, 15 सीटें एनडीए के लिए देख रहे हैं, 15 में भी बीजेपी बमुश्किल 10 पहुंचता दिख रहा है। तो ये आंकड़े आप मुझे भी हमने जोड़ के बताया कहां पहुंच रही है ये, और जो भी हमने बताया उसमें पश्चिम बंगाल में क्या देख रहे हैं आप? पश्चिम बंगाल, प्रेम कुमार जी, पश्चिम बंगाल में बीजेपी 10 सीट तक पहुंचती दिख रही है मेरे हिसाब से, उनको 8 सीटों का नुकसान हो रहा है ये बीजेपी को सरासर। तो बाकी सबको हम इंडिया गठबंधन में जोड़े 42 में, तो 32 सीटें इंडिया गठबंधन के पास, 10 सीटें बीजेपी के पास। इसमें अगर मान लीजिए कोई हमको लगता भी, जैसे हरियाणा है, हरियाणा में 3 सीटें हम बीजेपी को देख रहे थे, बहुत कांटे की टक्कर है, 3 में कोई एक जीत जाए ऐसा लगता है। कांटे की टक्कर में हमें लगता है कि वो सीट मान लीजिए करनाल की हो सकती है, गुरुग्राम की हो सकती है, वो फरीदाबाद की हो सकती है। हमने 3 में 1 बीजेपी को दिया है। बहुत मैं गलत होऊंगा तो चलिए 3 सीट बीजेपी की हो जाएगी, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला इन आंकड़ों में, ये समझ लीजिए। इसलिए मैंने ये आंकड़े रखे हैं कि ये आंकड़े आने चाहिए। दूसरी बात है कि आप थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, मैं थोड़ा सा देखिए मुद्दा सिंक आउट हो गया, इसलिए मैं बोलना चाह रहा था, रुक जाता हूँ। जी नहीं, आप अगर बोलना चाहते हैं तो बिल्कुल बोलिए, अगर किसी मुद्दे पे बात करना चाहते हैं तो।
प्रेम कुमार जी? हाँ, मुझे ध्यान अभी नहीं आ रहा है, मैंने जी सोचा था बोलूंगा। ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां आप कर रहे थे और उसमें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप 307 सीटें दे रहे हैं इंडिया गठबंधन को, यानी 300 से पार जो केजरीवाल ने कहा है। और ये तमाम नेता, अगर चाहे अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, सब जो कह रहे हैं कि 200 के अंदर, अखिलेश यादव 140-42 की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी 150 से नीचे की बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने 300 पार इंडिया गठबंधन को कहा है, और आप भी 300 के पार इंडिया गठबंधन 307 कह रहे हैं। तो इसमें दम दिखाई देता है। और जरा प्रशांत टंडन जी, एक बार जल्दी से आपके पास आता हूं, फिर मुकेश कुमार जी के पास आता हूं। प्रशांत जी, यहां से और खासकर एक तो ठीक है, चलिए थोड़ा कमोबेश कांटे की टक्कर, फाइट, या 2014 और 2000 अगर एक समीक्षा, एक उस ढंग से विश्लेषण करें, तथ्यपरक विश्लेषण करें 2014 को और 2019 को सामने रख के, तो ये दोनों यहां पर उसको आप सामने रख करके और उसको एक पैमाना बना करके 2024 का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2014 में एक बनी बनाई, मतलब एक लहर पर सवार थे, एक ऐसे नाव पर सवार थे नरेंद्र मोदी जिसको पार लगना था, पार लग गए। 2019 में एक नाव और तैयार हो गई और उस नाव पे में राष्ट्रवाद की वो नाव थी जिससे फिर पार हो गए। लेकिन इस बार ये मुजरे तक आ गए हैं और उसमें मछली, मांस, मटन, मुस्लिम लीग क्या क्या नहीं कर दिए, मंगलसूत्र तक कर दिए। यानी यहां पर हर बार इनको नाव बनानी पड़ रही है और उनकी नैया जो है बीच में ही डगमग डगमग करके गिर जा रही है, पलट जा रही है, फिर से उनको बाहर आना पड़ रहा है। ये यहां दिखाई दे रहा, मतलब मशक्कत बहुत करनी पड़ रही है, कुल जमा ये है नरेंद्र मोदी को। और ऐसे में अब 2024 की समीक्षा जैसे प्रेम कुमार जी कर रहे हैं, क्या आप भी उसी हिसाब से करते हुए खुद को पाते हैं? और अगर उस हिसाब से करते, मैं यहां पर वो नहीं कर रहा हूं, कह रहा हूं कि कहां कितनी सीटें, लेकिन इतना जरूर दिखाई देता है कि क्या यहां पर एज जो है वो इंडिया गठबंधन को है, और अगर इंडिया गठबंधन को एज है तो फिर क्या 4 तारीख को हम कुछ और देखने वाले हैं दिल्ली में? कुमार जी की तरह सीट बाय सीट एनालिसिस तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसका मेरे पास कोई आधार नहीं है, डेटा नहीं है। लेकिन दूसरी तरीके से हम उसको देखते हैं। 37% बीजेपी का वोट शेयर पिछली बार, जिसको मैं मानता हूं कि उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन पुलवामा बालाकोट का भी है। तो यानी जो बीजेपी का एक्चुअल कहीं होगा तो वो 31 से 37 के बीच में कहीं है। उसमें अपोजिशन यूनिटी फैक्टर उससे बड़ा है, पहली बात। दूसरी बात कि जो 63% लोग भारत के जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया था, 37 भी अगर हम मान लें, तो वो जो 63% था, उस 63% यूनाइटेड नहीं था, बिखरा हुआ था, उसके पास कोई वॉइस नहीं थी। इन 5 सालों में और खासकर आखिरी के 3-4 सालों में क्या हुआ है कि जिस मीडिया ने बीजेपी मोदी को बनाया वो मीडिया कमजोर हुआ है। एक वैकल्पिक मीडिया खड़ा हुआ जिसकी आवाज दूर तक गई। एक ये फैक्टर है। उसने उस 67% वाला जो 63% वाला जो वोटर है, जो जिसने इनके खिलाफ वोट किया, उसको ताकत दी। भारत जोड़ो यात्रा ने उसको ताकत दी। यानी वो जो वॉइस देने वाला मामला था वो आया। उसके अलावा जो मोदी साहब के जो भाषण है, कोई राष्ट्रीय वेव नहीं है, कोई वेव नहीं है। मोदी जी के जो भाषण है उनसे अपोजिशन पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है, और मेरा ध्यान अपोजिशन पार्टीज की रैली में मंच के सामने बैठे हुए लोगों पे जाता है। और आप किसी भी वक्त तुलना कर लें, मोदी साहब के सामने बैठे हुए लोग और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव, या आजकल बहुत चर्चा में और बहुत बढ़िया काम कर रही है कल्पना सोरेन, इनके सामने बैठे हुए मंच पे लोग, मंच के सामने रैली में जो लोग होते हैं, आप उनको देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका रिस्पॉन्स देखिए। उन सब से ये इंडिकेशन बहुत साफ जा रहा है कि मोदी जी जा रहे हैं। मोदी जी 4 तारीख को जा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री अगले नहीं होंगे। ये बहुत साफ तरीके से कहा जा सकता है। दूसरे और भी प्लेयर्स हैं जो कि बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं।
आप ध्यान कीजिए, अभी आप 2014 की बात कर रहे थे, 2014 में उन लोगों का ध्यान कीजिए जो बहुत सेकुलर प्रोग्रेसिव ओपिनियन बनाने वाले लेखक थे, जो बड़े बड़े अखबारों में लिखते हैं, वो सब मोदी को इंडोर्स कर रहे थे। तमाम उद्योगपति मोदी को विजनरी बता रहे थे, वो सब गायब हैं इस बार। तो एक बड़ी खामोशी है ब्यूरोक्रेसी में भी, ये बड़ी खामोशी है उस तबके में भी जो मोदी साहब को इंडोर्स कर रहा था। इन सब चीज़ों के इंडिकेशन, और खासकर मोदी के भाषण, और अब जो नड्डा जी ने कहा कि हम आरएसएस से अलग हैं, अब हम इतने बड़े हो गए, हमको आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, उन सब से संकेत जा रहा है कि समस्या बहुत बड़ी है। मुद्दे चले गए हैं, रोजगार का, संविधान का, आरक्षण का बहुत ज़्यादा। और एक और बात हो रही थी गैर हिंदी भाषी राज्यों की, दक्षिण से, उत्तर से, महाराष्ट्र से, जहाँ हम लोग गए थे जी, कहीं से बीजेपी को करेक्शन नहीं मिल रहा है। ये नहीं बात आ रही कि बीजेपी को जितनी सीटें पिछली बार महाराष्ट्र से मिली थी उससे ज्यादा मिल रही या उससे बहुत नुकसान नहीं हो रहा है। तेलंगाना से यही बात आ रही है, यही बात कर्नाटक से आ रही है, यही बात बंगाल से आ रही है। और दूसरी तरफ एक और बात आ रही है कि हिंदी बेल्ट में नुकसान हो रहा है, भले ही कम हो रहा है लेकिन हो रहा है। तो अगर वहां से करेक्शन नहीं आ रहा है, हिंदी बेल्ट से नुकसान हो रहा है, तो फिर कैसे आ रहे हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सारी चीजें, जो तमाम सारे जो फैक्टर्स हैं, मीडिया के फैक्टर्स हैं, कम्युनिकेशन के फैक्टर हैं, जो किस तरीके से अपोजिशन पार्टी का कैंपेन चला है और कितना वो कैंपेन बड़ा, बहुत उसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है, उस कैंपेन को और युवाओं की आवाज़ को देखते हुए लग रहा है कि 4 तारीख को मोदी जी तो नहीं आ रहे हैं। राजीव जी, 4 तारीख को मोदी जी नहीं आ रहे हैं, ये आपको भी लग रहा है। जरा आना चाहता हूं मुकेश जी आपके पास। मुकेश जी, आप क्या कहेंगे? 4 तारीख की हम बात कर रहे हैं, अब की बार किसकी सरकार की बात कर रहे हैं, तस्वीर कैसे साफ होती हुई नजर आ रही है, इसकी बात कर रहे हैं, और साथ साथ नरेंद्र मोदी के भाषणों और इन सब की बात तो कर ही रहे हैं। आपको क्या लग रहा है अभी तक का जो ये चुनाव, बिखरा हुआ चुनाव है, इसको समेटने की कोशिश में नरेंद्र मोदी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सब पे हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब 4 जून और वहां पर आपको कैसी तस्वीर नजर आती है? देखिए राजीव, मुझे जो साफ दिख रहा है, मैंने कई बार अपने दोस्तों के बीच में, परिवार में इधर उधर भी चर्चा की है इस चीज की। किसी भी नतीजे तक पहुंचने के कई रास्ते होते हैं। कुछ एक की बात प्रेम कुमार जी ने की, प्रशांत ने की, मैंने एक दूसरा रास्ता पकड़ने की कोशिश की और ये समझने की कोशिश की कि जो सत्ता विरोधी लहर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ है, वो कहाँ पर, कैसे, कितना, क्या इम्पैक्ट डाल सकती है। मैंने इसको एनालाइज करने की कोशिश की और मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज ये दिखी कि 2019 का जो चुनाव था, यहाँ गौर करें हम, तो मैं अपने आप से पूछता हूँ कि ऐसा कौन सा मतदाता होगा इस देश का जिसने अगर 2019 की प्रचंड लहर में मोदी जी को, बीजेपी को, एनडीए को वोट नहीं दिया है, लेकिन वो इस बार दे देगा। तो मुझे ऐसा व्यक्ति विजुलाइज करने में बहुत दिक्कत होती है। इसका मतलब ये हो गया कि जिन लोगों ने 2019 बीजेपी को, एनडीए को, नरेंद्र मोदी को अपना वोट नहीं दिया था, भले ही उनका वोट फट गया हो, लेकिन वो इस बार नहीं देने वाले। ये मेरी पॉलिटिकल, थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए, आवाज आपकी थोड़ी डाउन हो रही। जी जी, प्लीज प्लीज, ठीक है जी, अब ठीक। मैंने कहा ये मेरी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग कहती है कि जिन लोगों ने 2019 में इनको वोट नहीं दिया था, वो इस बार नहीं दे सकते। कोई ऐसी चीज नहीं की है इन्होंने जिसकी वजह से कि उनका भी मन बदल गया, यार अभी तक तो हमने मोदी जी को वोट नहीं दिया था, बीजेपी को वोट नहीं दिया था, लेकिन इस बार तो अब हम बीजेपी को ही वोट देंगे। चाहे इन्होंने जितना नैरेटिव बनाने की कोशिश की, विकल्प कोई नहीं है, फलाना है, ठिकाना है, लेकिन उसमें इनका कोई इजाफा नहीं होने वाला। 140 सीटें 2019 में ऐसी थी जहां पर कि बीजेपी को 60% या उससे ज्यादा वोट मिले हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि वो सीटें मोदी जी की या बीजेपी की तकरीबन पक्की हैं। इस बार उसका वोट शेयर घट भी जाएगा तो भी वो सीटें इनकी बच जाएंगी। ये मेरी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग कहती है। इसका जमीनी रूप से क्या इसका मतलब है, उसका कहना मुश्किल है।
तो 140 तो आपकी पक्की है। अब बची बात कि 140 से लेकर के मेरा एस्टिमेशन ये कहता है कि 200 के आसपास ये सिमट जाएंगे। क्यों? क्योंकि 140 के बाद क्या जो 60 और हम इनके खाते में डाल सकते हैं, उसमें एनडीए भी हो सकती है, एनडीए के सहयोग से भी कुछ हो सकता है, कुछ नए पॉकेट, कुछ नई चीजें ऐसी हो सकती है, हम ये मान के चलने को तैयार हैं। अब दूसरी एक बात आती है कि भाई और कौन सी चीज मोदी जी की मदद करेगी या मोदी जी के खिलाफ जाएगी। जी। तो मोदी जी जिस बात को अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी देखिए दिल्ली में हम लोगों ने और बड़े पैमाने पर देखा है इस बात को। अचानक चुनाव से, मतदान से 2-3 दिन 4 दिन पहले पूरी दिल्ली को राममय करने की कोशिश की गई, जहां तहां राम की तस्वीरें लगाने की, चिपकाने की कोशिश की गई। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है अब यही राम ही हमारा बेड़ा पार करेंगे तो करेंगे, वरना तो कोई करने से रहा ना। राम जिसका बेड़ा पार करेंगे, उस वर्ग को अगर हम समाज में आइडेंटिफाई करें तो मेरा यह मानना है कि सवर्णों की जो आबादी है, उस सवर्णों की आबादी का अगर हम एक अनुपात निकालें, यानी सवर्णों की कुल आबादी जो है उस देश में 22% के आसपास है, जो भी हम लोगों के पास पिछले आंकड़े मौजूद हैं उसके आधार पर मोटा मोटी 22%। मैं ये मान के चलता हूं कि उन सवर्णों की आबादी में 15-17% लोग करीब करीब उस तरह के हैं जो जिन्हें हम कह सकते हैं खाया घाया वर्ग। अब खाया घाया वर्ग को हम कैसे पहचाने? उसका पहचानने का बड़ा अच्छा तरीका है कि ये समाज का वो तबका है जिसको कि अगर 4 महीने 6 महीने जिसकी दुकान बंद रहे, जिसकी नौकरी चली जाए, फिर भी उसके घर में चूल्हा जलता रह सकता है, उसके पास इतना कुशन है, इतनी ताकत है। मैं इसे मोटे तौर पे खाया घाया वर्ग की तरह देखता हूं। इनमें से मध्यम वर्ग का भी एक बहुत बड़ा पोर्शन आ जाता है जी। इस मध्यम वर्ग के पोर्शन में जो हिंदुओं की आबादी है, उसमें यस ऐसे लोगों का अभी भी बहुत बड़ा हिस्सेदारी है उनकी, जो मोदीमय बने हुए हैं, जो 14 में भी थे, जो 19 में भी बने, और अभी भी उनके ऊपर मोदीमय बने रहने का, हालांकि वो बहुत सारी चीजों से की तकलीफ में है, उन्हीं का वोट शेयर भी हम लोग पोलिंग में घटते हुए देख रहे हैं, उसी वर्ग का। तो इसलिए यहां पर जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि ये समाज का ऐसा वर्ग है जो बाय एंड लार्ज उनके लिए इंटैक्ट है, और इसमें कुछ ओबीसी का भी खाया कमाया वर्ग है। तो उसको मैं जोड़ जाड़ के कुल मिलाकर के मैं मोटा एक रफ एस्टिमेशन करता हूं कि ये जो है तो 2014 से पहले वाली जो स्थिति थी वहां पर कहीं ये जाके खड़े हो जाएंगे। 27-28% के आसपास इनका वोट शेयर होगा टोटल, ये मेरा एस्टिमेशन है, और उस टोटल वोट शेयर पे उनकी इतनी सीटें बनेंगी। अब रही बात इसकी कि पिछली बार और इस बार के चुनाव में जो बड़ा मेजर फर्क है वो ये है कि इस बार विपक्ष का जो वोट जो बिखरता था, जो बंटता था, वो बटा नहीं। इस बार का चुनाव मुद्दों पे लड़ा गया है, लेकिन विपक्ष के पास चुनाव लड़ने की मशीनरी की वैसी ताकत नहीं थी, उसके पास बेईमानी करने की वैसी ताकत नहीं थी, उसके पास, जैसा प्रशांत ने कहा, मीडिया की वैसी ताकत नहीं थी, उसके पास सो कॉल्ड वो फरेबी ब्रांड बनाने वाला खेल नहीं था। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि विपक्ष के पास ताकत नहीं थी, और इसीलिए मुझे लगता है कि चूंकि ये चुनाव मुख्य रूप से ज्यादातर हिस्सों में मुद्दों पर हुआ है, मुद्दों पर केंद्रित होकर के, और वो मुद्दे किसके हैं? वो जनसाधारण के हैं, वो देश की ऐसी आबादी के हैं जो कम से कम 75 से 80% आबादी को डायरेक्टली अफेक्ट करने वाले मुद्दे हैं। और अगर उन मुद्दों पे चुनाव हुआ है तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो बीजेपी को, मोदी जी को वापस बहुमत में भी ले आए, एनडीए को भी बहुमत में ले आए। जी। बहुत बुरी एक्सपोज हुए हैं चुनाव से पहले। आप देखिए भ्रष्टाचार इनका बहुत बड़ा मुद्दा था 2014 में, बहुत बड़ा मुद्दा था। आज 10 साल बीतने को है, आप बताइए कि एक मामला ऐसा हो जिसमें भ्रष्टाचारी को इन्होंने सजा दिलाने की कोशिश की हो, वो एक पक्ष हो गया। दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों को आप भ्रष्टाचार के नाम पे तोड़ फोड़ करके लाए, जेल में डाले, ये किए वो किए, नतीजा किसी का कुछ सामने है? हमारे सामने हम कह सकते हैं कि हाँ साहब इनकी ये सरकार आई। जी जी मुकेश जी, उससे बात करेंगे, समय चूंकि कम है और राहुल लाल जी के पास भी आना है। इस बीच खबर ये है कि 29 नहीं बल्कि 28 तारीख को मोहन सराय वाराणसी में परिवर्तन जनसभा, राहुल गांधी काशी में गूंजेगा परिवर्तन का संदेश। आ रहे हैं राहुल और अखिलेश। 28 तारीख को समय शाम 4 बजे वाराणसी, मोहन सराय वाराणसी में राहुल और अखिलेश एक साथ परिवर्तन जनसभा कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस समय जब हम ये कार्यक्रम कर रहे थे तो थोड़ी देर पहले दिल्ली के कनॉट प्लेस, आउटर सर्कल और शॉप नंबर 72 पे राहुल गांधी पहुंचे और आइसक्रीम खा रहे थे। तो गर्मी
का लुत्फ उठाते हुए, आइसक्रीम खाते हुए अभी से थोड़ी देर पहले, और वीडियो उन्होंने जारी किया है। हालांकि शॉप ने ही जारी किया है उस वीडियो को मोबाइल से बनाकर। तो ये दो चीज़ें इसलिए क्योंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं 4 जून को, और दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है इसकी भी चर्चा, और उसमें दिल्ली में बहुत आराम से घूमते हुए अभी अभी राहुल गांधी उधर से आए हैं, पंजाब से आए हैं, हिमाचल से आए हैं, आज हिमाचल में थे, और वहाँ से आने के बाद यहाँ दिल्ली की गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई क्योंकि उधर हिमाचल में थोड़ा मौसम ठीक है, तो आइसक्रीम खाने पहुंच गए दिल्ली के कनॉट प्लेस में। राहुल लाल जी, आपके हम नाम, आप भी आइसक्रीम खाने जाएंगे लगता है इस प्रोग्राम के बाद, लेकिन यहाँ राहुल लाल जी यहाँ पे परिस्थितियाँ कुछ बदली सी नजर आ रही हैं, और हम सीधे अब सरकार की बात करने पे आए हैं। हम यहाँ अब किसकी सरकार बन रही है, मुद्दे, ये सब तमाम बातें हम 4 तारीख को फिर से करेंगे, और आने वाले समय में रोज कर ही रहे हैं, और हमारे तमाम साथी उन तमाम मसलों को ला ही रहे हैं। लेकिन अब जो है वो स्ट्राइक रेट और सरकार किसकी बन रही है उसी की चर्चा ज़्यादा करनी भी होगी। और क्या तस्वीर दिखाई देती है 4 जून को, क्या आसानी से सत्ता पक्ष सत्ता को छोड़ देगा, यह भी एक सवाल उठ रहा है। कई बार ये सवाल उठाए जा रहे हैं जिसकी चर्चा हम आज नहीं बहुत पहले पॉडकास्ट में कर चुके हैं। तो जरा आपसे समझूं कि क्या तस्वीर आप देखते हैं, जरा जल्दी शॉर्ट में। मैं शॉर्ट में बस 2-3 मुद्दे में रखूंगा। देखिए, आपने जो कहा कि आप एक तरह से देखिए राहुल गांधी को, वो आराम से जो है कि आइसक्रीम खाते हुए सीपी पे घूम टहल रहे हैं। तो देखिए, शारीरिक हाव भाव भी काफी चीजें बताती है। एक प्रधानमंत्री को देखिए कि प्रधानमंत्री भाषा की गरिमा को लगातार निचले स्तर तक पहुंचा रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस का लेवल किसमें हाई है? प्रधानमंत्री जी कॉन्फिडेंस खोए हुए नेता की तरह दिख रहे हैं। राहुल गांधी एक बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ दिखाई दे रहे हैं कि हम 4 जून के जिस चुनौती के लिए पूर्णतः तैयार हैं। नंबर 1 चीज। नंबर 2, खाली संक्षेप में एक चीज मैं कहूं, एक उदाहरण के लिए, कि प्रधानमंत्री का देखिए चुनाव कैंपेन कितना गलत रहा है। मैं चूंकि मेरा जो गृह जिला है वो कलकत्ता से पास लगता है राजीव, जो वहां से दिल्ली काफी दूर है। तो मैं जब बचपन में काफी छोटा था, मेरा परिवार शाकाहारी परिवार रहा है, तो मैं जब कोलकाता पहली बार गया तो मेरे पिताजी को बड़ी मेहनत हो रही थी शाकाहारी रेस्टोरेंट खोजने में उस समय, और एक शाकाहारी रेस्टोरेंट मिला भी, तो वहां पे मछली को बिल्कुल जो है कि शाकाहारी माना गया, क्योंकि जब हम लोग को खाना सर्व किया गया तो उसमें मछली थी राजीव जी उसमें। तो सोच के देखिए कि वो है बंगाल की संस्कृति जहां पे मछली को शाकाहारी ही माना जाता है, वहां पे उसको नॉनवेज के श्रेणी में नहीं मानते हैं। और आपने इतना तीखा हमला कर दिया तेजस्वी यादव के मछली के ऊपर, आपने ध्यान रखा कि उस मछली इंपैक्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा बंगाल के ऊपर? तो प्रधानमंत्री भारत में जो विविधता है, जो भाषा विविधता है, खान पान की विविधता है, जो सांस्कृतिक विविधता है, प्रधानमंत्री उस विविधता का ध्यान नहीं रखते हैं। एक जगह हमला करते हैं, दूसरे जगह उसके नुकसान बहुत भारी हो जाते हैं। तो ये इनके पूरे इलेक्शन कैंपेन की बहुत बड़ी खामी के रूप में मैं देखता हूं। दूसरी चीज एक खाली मैं कह दूं, देखिए उद्योग जगत के बारे में प्रशांत जी ने चर्चा की कि उद्योग जगत में खामोशी बरत ली, जो 4 जून के बारे में सीधे सीधे संकेत दे रहा है। लेकिन एक चीज, ब्यूरोक्रेसी को हम लोग भूल जा रहे हैं। इस पूरे 10 वर्षों में ब्यूरोक्रेसी ने क्या किया? भाई प्रधानमंत्री लगातार एक व्यक्ति विशेष को ईडी का हेड बनाने के लिए बने हुए हैं, इनके कैबिनेट सेक्रेटरी के लिए कुछ नाम फिक्स हैं, इनके पीएमओ में कुछ अधिकारी फिक्स हैं। तो क्या बाकी लोगों को जो है कि ब्यूरोक्रेसी में मैं मान रहा हूं इस समय जो ब्यूरोक्रेसी के भीतर से जो खबरें आ रही है वो खबरें भी चौंकाने वाली हैं, और वहां पे भी एक अनरेस्ट की स्थिति है, सरकार के प्रति एक नाराजगी की स्थिति है। तो ये जो पूरा इन्होंने 10 साल में जो सिचुएशन बनाया है, जो हम लोग तय करते हैं कि सरकार के घटक में जनता तो वोट दे ही रही है, लेकिन और अलग अलग घटकों का क्या रोल है? जैसे ही 4 जून को परिणाम भारतीय जनता पार्टी के विरोध में आएगा, और जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये आसानी से सत्ता छोड़ देंगे, ये आसानी से सत्ता नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए ये जो ट्रंप वाला रास्ता पे चलेंगे तो भारत में ये कहीं से भी स्वीकार्य नहीं होगा, और इन्हें बिल्कुल जाना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री अगर किसी भी तरह से ट्रंप वाले रास्ते पे जाएंगे, वो मॉडल जब अमेरिका में नहीं चला, वो मॉडल तो भारत में तो बिल्कुल ही नहीं चलना। तो प्रधानमंत्री अगर उस तरफ कुछ सोच भी रहे होंगे, हमें लग रहा है कि उन्हें बहुत सावधानी रखने की जरूरत है उन्हें इस प्रकार के माध्यम से। तो वो फिर हमेशा अपने पार्टी को, अभी तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 20-30 सालों का नुकसान पहुंचाएंगे, वो अगर ऐसी कुछ भी कृति करेंगे तो अपने पार्टी को 40-50 साल पीछे कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी संभावना जो ये है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कहा था, आप लोग भी गौर फरमाइएगा, इसके बाद हम लोग आगे आने वाले समय में चर्चा करेंगे कि इंडिया गठबंधन 4 तारीख को बिखर जाएगा, टूट फूट जाएगा। उसके लिए कितने
इंतज़ाम किए हैं नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी ने, ये देखना बहुत ज़रूरी है और कितना मजबूत है। प्रशांत टंडन जी इस बात से सहमत नहीं है और उंगली उठा रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। जी अमलेंदु जी। बस राजीव जी एक सूचना देनी है आपकी इस बात पे ही, और राहुल लाल जी ने बात कही, जो सीडीएस मनोज पांडे हैं अभी अभी थोड़ी देर पहले सरकार ने उनका कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। जी अब तैयारियां जो आप समझ लीजिए। जी बिल्कुल, अभी से थोड़ी देर पहले वो खबर आई, मैंने भी देखा था और इस वक्त उनका कार्यकाल बढ़ाने के क्या मायने हैं ये आप समझ सकते हैं। प्रशांत जी भी कुछ जोड़ना चाह रहे थे, प्लीज जल्दी से प्रशांत जी। देखिए, जैसे ही ये संदेश जाएगा राजीव जी, पहले सेट आंकड़ों के जब आएंगे कि ईडी और सीबीआई का मालिक बदल गया, एकदम से जो जैसे प्रशांत किशोर बैठे हुए थे सामने कान थापर के, वैसा ही सीन होगा। ये कोई दावे कि ये खरीद लेंगे वो खरीद लेंगे, लोकसभा की जो मतलब दिल्ली की सरकार रिसोर्ट और फार्म हाउस में नहीं बन पाती है, और जैसे ये संकेत जाएगा कि ईडी और सीबीआई का मालिक बदल रहा है, एकदम से आप देखिएगा कि 5 मिनट के अंदर घड़ी की सुई जो है बहुत तेजी से चलेगी। जी बिल्कुल, घड़ी की सुई बहुत तेजी से चलना शुरू कर दी है। राजीव जी, एनडीए लाल जी, खाली एक लाइन कह रहा हूं, एनडीए के जो बहुत सारे सहयोगी अभी उधर दिख रहे हैं, नीतीश कुमार को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू तरीके लोग भी अब अपने बयान बदल रहे हैं, उनके बयानों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। पलटा मारने के लिए बहुत सारे लोग तैयार बैठे हैं राजीव जी। चलिए देखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ये दोनों राज्यों की बात मैंने कल भी की थी और आने वाले समय में भी करूंगा, क्योंकि जो ये दोनों राज्य हैं यानी कि आंध्र प्रदेश और ओडिशा, ये दोनों किधर जाते हैं इस पर ही निगाहें टिकी हुई हैं बीजेपी की। ये याद रखिए, बीजेपी को अगर कहीं से कुछ तकलीफ है तो वो इन दोनों राज्यों पर, क्योंकि ये दोनों राज्य मिलकर 46 सीटें होती हैं लोकसभा की, 25 सीटें आंध्र प्रदेश की और ओडिशा की 21 सीटें, ये दोनों मिलकर 46 सीट्स होती हैं। और यहाँ पर क्या फ्रेंडली गेम चल रहा है और क्या यहां पर ये खेवनहार बनने वाले हैं ये दोनों राज्य बीजेपी के लिए, या जो राहुल लाल जी कह रहे हैं वैसा होने जा रहा है। तो बहुत कुछ धीरे धीरे पर्दा जो है वो हटता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय में। चर्चा हम उस पर जरूर करेंगे, तो इस चर्चा को यहीं विराम दूं उससे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं राहुल लाल जी आपका, मुकेश कुमार जी, प्रशांत जी, प्रेम कुमार जी, डॉक्टर दीपक पाचपुर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आज रविवार का दिन, लेकिन आप लोग लगातार बने हुए हैं, अपनी बात अपने विचार कमेंट बॉक्स के जरिए रख भी रहे हैं। अजय कुमार मोहापात्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और